Right guys, so we start on with this mega revision class where we'll cover all the 3 acts, right? तीनों act को cover करेंगे, right? And we'll not miss out any part of the act. Although it will be a quick revision, but जो भी ये revision देखेगा, right? And whoever is attending this revision will be able to grasp the entire act very properly. मतलब कोई भी ऐसा portion नहीं होगा जो कि छूटेगा. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि जो आप लोगों का एग्जाम फॉर्मेट है, राइट, इन दिस एग्जाम फॉर्मेट यू हैव बीन आस्क्ड एमसीक्यू क्वेश्चंस. तो मेजर फोकस किसके ऊपर है? कीवर्ड्स के ऊपर. सो ऑल दिस वाइल जब हम लोगों ने क्लास करते हैं वी हैव बीन फोकसिंग ऑन द कीवर्ड्स. कीवर्ड्स मैंने हाईलाइट भी करवाए थे आपका, एंड आई टोल्ड यू कि कीवर्ड्स याद रखना. तो इस रिविजन में भी हम लोग फोकस करेंगे ऑन कीवर्ड्स, राइट. एंड फॉर दो स्टूडेंट, मेनी ऑफ द स्टूडेंट्स हैव बीन वाचिंग दिस ऑन यूट्यूब एज वेल. तो जो लाइव क्लासेस नहीं कर रहे हैं और यूट्यूब पे भी कर रहे हैं उसके लिए भी ये क्लासेस बहुत बेनिफिशियल होंगे, ठीक है. सो नाउ द फर्स्ट एक्ट व्हिच वी विल टेक अप फॉर द डे इज द सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, राइट. वी आर टेकिंग अप सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930. सो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट की हमने पहले हिस्ट्री समझी थी कि सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट वाज पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. इट वाज कवर्ड अंडर चैप्टर 7 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट. आफ्टरवर्ड्स, since the number of sales contract were enormous, because सबसे ज्यादा contract किसके बनते हैं? Purchase and sale के, goods के. So इस contract को अलग करा गया, separate करा गया from the Indian Contract Act, right? So it was separated by way of Indian Sales of Goods Bill, and it received its assent on 15th March 1930, and it came into effect from 1st July 1930. It was initially known as the Indian Sales of Goods Act 1930. After that certain amendment, as you know कि acts में amendment आते रहते हैं, तो amendment आके इसका the Sales of Goods Act 1930 नाम हो गया. So whenever we talk about sales of goods, इमीडिएटली दो पार्टी का ख्याल आता है हमारे मन में. कौन कौन? बायर एंड सेलर. वन इज द सेलर, अनदर इज द बायर. सेलर कौन होता है? द पर्सन हु सेल्स और हु अग्रीज टू सेल. सेल्स मतलब ही इज डूइंग इट राइट नाउ, अग्रीज टू सेल मतलब ही विल सेल एट अ फ्यूचर डेट. सिमिलरली बायर कौन होता है? बायर इज समबडी हु बाइज, मतलब ही इज बाइंग इट राइट नाउ, और हु अग्रीज टू बाय मतलब ही विल बाय दीज गुड्स एट अ फ्यूचर डेट. फिर सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जो हमें समझना है क्या है? गुड्स. गुड्स को कैसे डिफाइन किया गया था? गुड्स को डिफाइन करा गया था एज एनी मूवेबल प्रॉपर्टी. सो व्हाट इज गुड्स? एनी मूवेबल प्रॉपर्टी अदर देन, दो एक्सेप्शंस थे. क्या क्या एक्सेप्शंस थे? मनी एंड एक्शनेबल क्लेम्स. तो मनी और एक्शनेबल क्लेम्स को हम लोग गुड्स के डेफिनेशन में नहीं लेंगे. और अगर हम मनी बोलते हैं तो मनी विच इज इन सर्क्यूलेशन, मनी विच इज इन सर्क्यूलेशन विल बी ट्रीटेड एज मनी. कोई भी मनी जो सर्क्यूलेशन से बाहर हो गया है उसको हम गुड्स के डेफिनेशन में लेंगे, बिकॉज दैट इज अ मूवेबल प्रॉपर्टी. तो एनी डिस्कार्डेड नोट्स, कॉइन्स, रेयर एंटीक कॉइन्स, नोट्स विल बी ट्रीटेड अंडर द डेफिनेशन ऑफ मनी. मनी वो वाला जो सर्क्यूलेशन में अभी है उसको गुड्स के डेफिनेशन से प्रीक्लूड करा गया है. तो दो एक्सेप्शंस कौन कौन से हैं? एक एक्शनेबल क्लेम, दूसरा मनी, मनी विच इज इन सर्क्यूलेशन. फिर कुछ स्पेसिफिक इंक्लूजन्स हमने देखे. क्या क्या देखे? स्टॉक एंड शेयर पार्ट ऑफ गुड्स, ग्रोइंग क्रॉप्स इज पार्ट ऑफ गुड्स, ग्रास, देन फिक्स्ड डिपॉजिट रिसीट इज पार्ट ऑफ गुड्स, गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, मतलब जितने भी इनटेंजिबल एसेट्स है वो भी गुड्स का पार्ट है. इंपॉर्टेंट थिंग हम लोगों ने देखा था कि अगर कोई स्टैंडिंग ट्रीज का कॉन्ट्रैक्ट बनता है तो स्टैंडिंग ट्रीज क्या मूवेबल प्रॉपर्टी है? नहीं, इमूवेबल प्रॉपर्टी है. बट अगर कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स ऐसी है जिसमें से ये ट्रीज को सीवर करेंगे, लैंड से कट करेंगे और फिर इसका डिलीवरी होगा, तब क्या ये डेफिनेशन में आ जाएगा? राइट. सो एनीथिंग विच इज फॉर्मिंग पार्ट ऑफ लैंड बट विच विल बी सीवर्ड फ्रॉम द लैंड contract of sale is executed, that will also form part of goods, right? So ये हम लोगों ने definitions देख लिए goods के. very very important definition, inclusion और exclusion ध्यान से याद रखना, ठीक है. तो every kind of movable property, immovable property क्या covered है इसके अंदर? नहीं. इमूवेबल प्रॉपर्टी मतलब लैंड, बिल्डिंग, राइट. ये किसके अंदर कवर्ड है? ये कवर्ड है ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट. ध्यान रखना है एक्ट का. ये जो इमूवेबल प्रॉपर्टीज है कहां पे कवर्ड होगी? ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट के अंदर ये कवर्ड
होगा। मूवेबल प्रॉपर्टीज जितने भी है उसको गुड्स के डेफिनेशन में लेंगे और वो सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट के अंदर कवर्ड होगा, राइट। देन we understood what are the various type of goods, right? Then we had understood what are the various type of goods. तो first category क्या है? Existing goods. Existing goods के लिए हमने क्या बोला था? वो goods जो अभी मौजूद है, right? जो goods वो अभी मौजूद है, कब मौजूद है? When the contract of sale has been entered into will be known as existing goods, which are owned and are in the possession of the seller at the time the contract of sale has been entered to will be known as existing goods. Are you clear about this? Then future goods के बारे में, future goods मतलब जब contract बन रहा है तब ये goods मौजूद नहीं है. These are not in existence when the contract of sale has been made. These goods will either be manufactured, procured or acquired by the seller after the agreement has been made. Are you clear about it? After the agreement has been made. उसके बाद स्पेसिफिक गुड्स. स्पेसिफिक गुड्स के लिए हमें क्या करना है? दो वर्ड्स याद रखने हैं, राइट? क्या याद रखना है? दो वर्ड्स. कौन कौन से? आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. दीज आर द गुड्स व्हिच हैव बीन आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल हैज बीन मेड. तो क्या करेंगे? मेरे को समझ लो कि कुछ शर्ट खरीदना है, राइट? आई एम अ डीलर इन शर्ट. तो मैं सप्लायर के पास जाता हूं, मैं 10 डिजाइन्स आइडेंटिफाई कर लेता हूं कि ये 10 डिजाइन्स के शर्ट्स मेरे को चाहिए. तो वो ये कैसे गुड्स बन जाएंगे? स्पेसिफिक goods, because these have been identified and agreed upon. But next example कौन सा है? uncertain goods. Next type of goods are uncertain goods. मतलब ये goods कैसे हैं? These are defined by description. क्या example हमने किया था? मैंने सप्लायर को बोला I want 50 designs of striped shirt. कॉन्ट्रैक्ट बन गया, मैं क्या खरीदने वाला हूं? स्ट्राइप शर्ट. बट कौन से अग्री हुआ है क्या? नहीं. सो डिस्क्रिप्शन से जो गुड्स डिफाइन हुए हैं उसको बोलेंगे अनअसर्टेन गुड्स. नेक्स्ट कौन सा टाइप होगा? एसर्टेन. मतलब पहले अनअसर्टेन होगा फिर उसको क्या करेंगे? एसर्टेन करेंगे. इसको एसर्टेन कैसे करते हैं? आइडेंटिफाइड आफ्टर द कॉन्ट्रैक्ट हैज बीन मेड. मतलब पहले मैंने अपने सप्लायर को बोल दिया कि भाई साहब मेरे को 50 स्ट्राइप शर्ट्स चाहिए. उसके बाद मैंने इस गुड्स को आइडेंटिफाई करा, मैं उनके वेयरहाउस में गया और मैंने 50 डिजाइन सिलेक्ट कर ली. तो ये क्या बन जाएगा? एसर्टेन गुड्स, राइट? तो ये क्या बन जाएगा? एसर्टेन गुड्स. तो देखो एक इंपॉर्टेंट सिमिलैरिटी हमने देखी थी. क्या? स्पेसिफिक गुड्स और एसर्टेन गुड्स में क्या डिफरेंस? पहले सिमिलैरिटी क्या है? सिमिलैरिटी है कि बोथ आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन. स्पेसिफिक गुड्स आर आइडेंटिफाइड एंड अग्रीड अपॉन एट द टाइम द कॉन्ट्रैक्ट इज मेड, whereas certain goods are identified and agreed upon after the contract has been made. तो डिफरेंस क्या? स्पेसिफिक में एट द टाइम, ascertained में after the contract has been made, right? Then we understood goods in deliverable state. मतलब goods ऐसी स्थिति में है कि आप उनको रिजेक्ट नहीं कर सकते हो. All the specifications, all the requirements of the buyer has been met. Now there is no reason for the buyer as not to take the delivery of the goods. क्या एग्जाम्पल हमने इसमें लिया था? Maybe a cake. I order a 4-layered strawberry cake. तो अगर जो बेकरी है उसने 4 लेयर स्ट्रॉबेरी केक एज पर माई स्पेसिफिकेशन बना दिया तो क्या बन जाएगा? गुड्स इन डिलीवरेबल स्टेट. इसमें हम लोगों ने एक कुर्ते का भी एग्जांपल लिया था जहां पे मल्टी कलर कुर्ता कोई बना रहा था और वो डिजाइनर एज पर स्पेसिफिकेशन एकदम सेम टू सेम बना देता है तो गुड्स क्या बन जाएगा? इन डिलीवरेबल स्टेट, राइट? देन हमने देखा था डिलीवरी का क्या मतलब होता है? इट इज दी वॉलंटरी ट्रांसफर. मतलब कोई छीन के जबरदस्ती आपसे अगर गुड्स का पोजेशन लेता है तो क्या उसको डिलीवरी मानेंगे? नहीं. डिलीवरी मतलब क्या? वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन फ्रॉम द सेलर टू द बायर, राइट? वॉलंटरी ट्रांसफर फ्रॉम द सेलर टू द बायर, राइट? उसको हम लोग बोलेंगे डिलीवरी. फिर डिलीवरी कितने टाइप की हमने देखी थी? 3 टाइप्स. क्या क्या? एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी एंड सिंबॉलिक डिलीवरी. एक्चुअल डिलीवरी में क्या होता है? फिजिकल ट्रांसफर ऑफ गुड्स फ्रॉम द सेलर टू द बायर. कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी में द पोजेशन और द कस्टडी ऑफ द गुड्स डज नॉट
exchange, it is done by acknowledgement or atonement. It is done by acknowledgement or atonement. Word याद रखना क्या, acknowledgement और atonement. क्या example लिया था, we were buying sugar from a supplier in UP. उस supplier का goods कोलकाता में ही एक warehouse में पड़ा हुआ था. फिर वो सेलर ने क्या बोला, वेयरहाउस कीपर को बोला अभी तक ये मेरा माल था, अब आप ये माल मेरे बायर के बिहाफ में अपने वेयरहाउस में होल्ड करो. वेयरहाउस कीपर ने एक्नॉलेज कर दिया, ओके नाउ आई एम होल्डिंग दीज गुड्स ऑन बिहाफ ऑफ दी बायर. तो ये डिलीवरी हो गई. किस टाइप की डिलीवरी हुई, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी. क्या हुआ इसमें, गुड्स का कस्टडी एक ही जगह रहा. जो वेयरहाउस ओनर था उसने एक्नॉलेज कर दिया कि पहले मैं इसको के लिए होल्ड कर रहा था, अभी मैं इसको बायर के लिए होल्ड कर रहा हूं. दो इंपॉर्टेंट वर्ड्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बाय एक्नॉलेजमेंट और बाय अटॉनमेंट. सिंबॉलिक डिलीवरी मतलब डिलीवरिंग अ थिंग एज अ टोकन ऑफ डिलीवरी. क्या चीज हम डिलीवर करते हैं यहाँ पे, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. जब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के ट्रांसफर द्वारा कोई भी डिलीवरी होगी उसको क्या बोलेंगे, सिंबॉलिक डिलीवरी. क्या एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया था, मैंने चाइना से कुछ टीवीज मंगाए, ड्यूरिंग ट्रांजिट ही मैंने एक सेल इसका बायर खोजा और ये टीवी उसको बेच दिया. अभी टीवी कहाँ पे है, इन ट्रांजिट. अभी मैं इसका डिलीवरी कैसे करूंगा, बाय ट्रांसफर ऑफ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल टू दी गुड्स. मतलब डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के हमने बहुत सारे एग्जाम्पल देखे थे. क्या क्या एग्जाम्पल देखे थे हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल के, अगर शिप के थ्रू आ रहा है तो क्या होगा, बिल ऑफ लेडिंग. फिर डॉक वारंट, वेयरहाउस कीपर सर्टिफिकेट, वॉरफिंगर सर्टिफिकेट, रेलवे रिसीट, मल्टी मॉडल रिसीट. और एक एक्सेप्शन मैंने आपको बताया था यहाँ पे याद कर, मेट रिसीट. मेट रिसीट इज नॉट अ डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल. व्हाट इज इट, इट इज अ डॉक्यूमेंट शोइंग टाइटल टू दी goods. Are you absolutely clear about it? It is not a document of title, it is a document showing title to the goods. तो mate receipt is an exception, please consider it. अगर mate receipt आएगा, it is not a document of title. So we have specifically written यहाँ पे mate receipt is not a document of title, it is mere acknowledgement of receipt of goods. Then we had seen who is a mercantile agent. Mercantile agent कौन है? He is a person who is authorized to sell goods on behalf of his principal, to buy goods on behalf of his principal and to raise money by pledging the goods as security. तो मतलब वो माल बेच सकता है, खरीद सकता है और गुड्स को एज सिक्योरिटी देकर गुड्स के ऊपर पैसा भी रेस कर सकता है. देन वी अंडरस्टूड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन विच इज कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कौन से सेक्शन में, 4 सब सेक्शन 1 डिफाइन करता है व्हाट इज द कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल में क्या होता है, सेलर ट्रांसफर्स और अग्रीज टू ट्रांसफर. सेलर ट्रांसफर्स मतलब अभी कर रहा है प्रेजेंट, अग्रीज टू ट्रांसफर मतलब फ्यूचर डेट में ट्रांसफर करेगा क्या, property in the goods. What do we mean by property in the goods? The ownership right in the goods. The ownership right को ट्रांसफर करने की यहाँ पे बात हो रही है. To the buyer, फ्री में करेगा क्या, तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल बनेगा नहीं. For a price, a price has to be there. A price in money has to be there. अगर goods to goods exchange हो रहा है तो कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल के अंदर आएगा क्या, नहीं. It should be for a price and that price should be denominated in money. Barter transaction हो रहा है, contract of sale के अंदर आएगा नहीं. It should be in form of money. But partly money consideration है और partly barter है, तब इसके अंदर आएगा क्या, yes, तब contract of sale के definition के अंदर ये qualify करेगा. Are you clear about it? फिर हम लोगों ने देखा था कि there are 2 types of contract. एक a contract of sale, another an agreement to sell. बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या नोट करना है, इन अ कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल देयर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर, राइट, देयर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी. ऑफ प्रॉपर्टी मतलब ओनरशिप राइट फ्रॉम द सेलर टू द बायर. बट इन केस ऑफ अग्रीमेंट टू सेल द ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस एट अ फ्यूचर डेट. मतलब क्या, सिंपल एग्जांपल, मैंने ध्रुव के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट किया. क्या कॉन्ट्रैक्ट किया, आई विल सेल माई कार टू यू, ही विल गिव मी 5 लाख रुपीज. मैंने गाड़ी की चाबी दी, उसने मेरे को 5 लाख रुपए दे दे. क्या हो गया ये, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल, बिकॉज देयर इज एन इमीडिएट ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फ्रॉम द सेलर टू द
buyer. फिर वापस और एक कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म आया, आई विल सेल माई कार टू हिम आफ्टर 15 days, ही विल पे मी आफ्टर 15 days. क्या हो गया ये? अग्रीमेंट टू सेल. प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगी? आफ्टर 15 days. एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस. देन प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप राइट. प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप राइट. ये ओनरशिप राइट कितने टाइप के होते हैं? जनरल प्रॉपर्टी एंड स्पेशल प्रॉपर्टी. जनरल प्रॉपर्टी इज द एक्चुअल ओनरशिप राइट. स्पेशल प्रॉपर्टी मतलब क्या? When somebody has an interest on the goods. क्या एग्जाम्पल हमने किया था? मैंने एक लोन लिया और अपनी गाड़ी को मैंने बैंक के को दे दिया है सिक्योरिटी राइट. सो मैंने लोन लिया, उसके अगेंस्ट सिक्योरिटी बैंक ने क्या ली? दिस कार. हु इज द ओनर ऑफ द कार? आई एम द ओनर ऑफ द कार. गाड़ी किसकी है? मेरी है. जनरल प्रॉपर्टी किसके पास है? मेरे पास है. बट ये गाड़ी पे स्पेशल प्रॉपर्टी है क्या किसी की? बैंक की. क्या मैं बैंक को पूछे बिना ये गाड़ी बेच सकता हूं? नहीं. अभी अगर मैं लोन पेमेंट में डिफॉल्ट करूंगा तब क्या होगा? द बैंक विल डिस्पोज ऑफ द कार एंड रिकवर इट्स money. Are you clear about it? The special property means an interest acquired in the goods, whereas general property is the actual ownership rights in the goods. Absolutely clear? Then we had seen a situation as to destruction of subject matter of goods. The destruction of subject matter of contract. What is the subject matter of contract? Goods is a subject matter of contract in a contract of sale. Please remember, what is the subject matter of contract of sale? Goods. तो हमने क्या देखा था? Goods not existing at the time the contract was made. मतलब क्या है? Future goods है, right? So इसमें क्या होगा? These goods are specific. मतलब they were identified and they were agreed upon, which destroys without the knowledge of the seller, right? Without the knowledge of the seller at the time of making the contract. What will happen? The contract will be void ab initio, because क्या हुआ था? ये कॉन्ट्रैक्ट मिस्टेक से ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया था, इसलिए ये कॉन्ट्रैक्ट क्या है? void ab initio. बिकॉज जो सब्जेक्ट मैटर के लिए कॉन्ट्रैक्ट बन रहा है वही कॉन्ट्रैक्ट बनाने के समय मौजूद नहीं था. द कॉन्ट्रैक्ट विल बी void ab initio, right? This is based on the principle or premise that both the parties are mistake of the essential fact. The existence of goods is the essential fact. तो दोनों का ही मिस्टेक था. ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में भी हमने सीखा है. क्या बोलेंगे इसको? void ab initio. Then second situation हमने यहाँ पे देखा था, goods perishing after the contract has been made. मतलब जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब ये गुड्स मौजूद थे. तो क्या एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था? यस. कॉन्ट्रैक्ट बनने के बाद ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं विदाउट फॉल्ट ऑफ seller or the buyer. What will be the nature of contract? Void. Why void and why not void ab initio? Very good. Because void ab initio में कभी भी एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट एग्जिस्टेंस में नहीं आता है. इस केस में जब कॉन्ट्रैक्ट बना तब गुड्स थे, तो एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया था. आफ्टरवर्ड्स विदाउट द फॉल्ट ऑफ द आइदर पार्टी ये गुड्स डिस्ट्रॉय हो गए. तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को कैसे क्या बोलेंगे? void. It was valid initially but subsequently it becomes void. Are you clear about this? इसके बाद we go to then we talked about ascertainment of price. तो प्राइस कितने तरह से ascertain हो सकता है? In 3 ways. प्राइस कितने तरह से ascertain हो सकता है? In 3 ways. First, fixed by the contract कि 1000 LED TV at the rate of 10,000 per LED TV. कैसे हुआ? Fixed by the contract. Second, fixed in a manner provided in the contract. मैंने बोला था एक long term contract हमने किया है to supply a certain commodity. तो उस कमोडिटी का तो दाम चेंज होता रहेगा. तो कैसे कॉन्ट्रैक्चुअल टर्म बनी थी? कमोडिटी मार्केट में जो भी प्राइस होगा उस गुड्स का प्लस 10% विल बी द सेलिंग प्राइस. तो इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट. एंड देन थर्ड सिचुएशन हमने कौन सा लिया था? गोल्ड का. कि गोल्ड के केस में क्या होता है? एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द पार्टीज कि जिस डेट को पेमेंट होगा उस डेट के रेट के हिसाब से पेमेंट करना पड़ेगा. राइट. सो 3 सिचुएशंस. फिक्स्ड बाय द कॉन्ट्रैक्ट. सेकंड सिचुएशन क्या? फिक्स्ड इन अ मैनर प्रोवाइडेड इन द कॉन्ट्रैक्ट और एज पर द कोर्स ऑफ डीलिंग बिटवीन द
parties. Absolutely clear about this. फिर we come to the second unit. Second unit का नाम क्या है? Conditions and warranties, right? So conditions and warranties के अंदर हमने क्या देखा? First we understood meaning of stipulation. First हमने क्या समझा? Meaning of stipulation. What is a stipulation? Requirement. मैंने क्या बोलता? What is a stipulation? Requirement. ऐसे टेक्निकल टर्म में क्या बोलते हैं? Terms and condition governed by the contract. But हम लोग इसको क्या बोलेंगे? A stipulation is a requirement, and a requirement may be essential to the main purpose of the contract. ऐसी requirement को क्या बोलते हैं? Condition. And a requirement which is collateral to the main purpose of the contract, what do we call it? Warranty. So in other words, conditions are essential to the main purpose of the contract, and warranties are such requirements which are collateral to the main purpose of the contract. दोनों में significant difference क्या था हमने देखा? अगर हम लोग condition का breach करते हैं, if there is a breach of condition, the aggrieved party may repudiate the contract and claim damages. May repudiate the contract and claim damages. And warranty के केस में you can only claim damages, you cannot repudiate the contract. Are you clear about this? Then there are certain circumstances under which we had seen when can a condition be treated as a warranty? When can a condition be treated as a breach of warranty? मतलब कंडीशन को जब हम वारंटी ट्रीट करेंगे, ब्रीच ऑफ कंडीशन को जब हम वारंटी ट्रीट करेंगे, तब हम क्या अग्री करते हैं कि कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड नहीं करेंगे. वी आर नॉट रेप्यूडिएटिंग द कॉन्ट्रैक्ट बट वी विल क्लेम damages. So there are certain circumstances under which the condition, breach of condition may be treated as breach of warranty. अच्छा, मैं अगर आपको ऐसा पूछूं कि can I treat a breach of warranty as a breach of condition? No. Why? Because condition is ऊपर, warranty is नीचे. Condition के breach में तो आप contract avoid कर सकते हो, but warranty के breach में आप contract avoid नहीं कर सकते हो. Therefore, a breach of condition can be treated as a breach of warranty, whereby you agree not to avoid the contract but only to claim damages. But in case of breach of warranty, you are not supposed to avoid the contract, so you cannot treat breach of warranty as a breach of condition, right? So when can a condition be treated as warranty? Keywords याद रखना. Where the buyer waives the performance of condition for his own benefit. क्या एग्जाम्पल लिया था? 4 लेयर केक था, बेकर ने कितना बना दिया? 3 लेयर्ड. फिर भी हम 3 लेयर एक्सेप्ट कर ले रहे हैं, राइट? सो हमने क्या किया? वेव्स द परफॉर्मेंस फॉर इट्स ओन बेनिफिट. सेकेंड, where the buyer elects to treat a breach of condition as a breach of warranty, whereby he will not avoid the contract but he will claim damages. Third situation क्या देखा? When the contract is not severable and the buyer has accepted whole or the part of the goods, तभी भी क्या करना पड़ेगा? He cannot avoid the contract, now he can claim damages. Contract कैसा होना चाहिए? Non severable, मतलब contract के parts को अलग किया नहीं जा सकता है, और बायर ने या तो पूरे गुड्स का डिलीवरी ले लिया है या तो कुछ पार्ट ऑफ गुड्स का डिलीवरी ले लिया है. Fourth situation, where fulfilling of any condition is dispensed of by law. क्या एग्जाम्पल दिया था? जब हमने केक का ऑर्डर दिया, we wanted him to use a particular flavor in that cake. After the order was given, government ने बोला ये फ्लेवर हार्मफुल है, इसका यूज नहीं कर सकते हो. Can I hold the seller responsible for this? No. Breach of condition needs to be treated as breach of warranty. Absolutely clear about these situations. Then, so breach of condition may be treated as breach of warranty, but breach of warranty cannot be treated as breach of condition. फिर हमने क्या देखा कि condition and warranties, मतलब these requirement, these terms and condition can be expressed or can be implied. Express का मतलब क्या? Contract में specifically stated है. Express का मतलब क्या? Contract में specifically stated है, मतलब parties ने उनको specifically agree किया है. Then implied conditions and warranties का मतलब क्या? कि which are assumed to be present, right? Which are assumed to be present by law in the contract, भले ही अगर आपने उसको specifically agree नहीं किया है. बेस्ट एग्जाम्पल लिया था हमने जब हमने केक ऑर्डर की थी.
तब उसको बोला 4 लेयर, मिक्की माउस होना चाहिए, डिजाइन होनी चाहिए, कलर होना चाहिए, सब कुछ बोला। उसके साथ अग्री किया था कि फ्रेश केक देनी पड़ेगी? नहीं। बट अगर वो मेरे को फ्रेश केक नहीं देता है, स्टेल केक देता है, क्या मैं अवॉइड कर सकता हूं कॉन्ट्रैक्ट? यस। सो इट इज एन इम्प्लाइड condition, right? In case of eatables and provisions, right, it should be edible, it should be fresh, right? So clear about the distinction. Express matlab specifically agreed upon, implied matlab not specifically agreed upon, but the presence is assumed by law, but the presence is assumed by law. फिर हम लोगों ने implied conditions के बारे में सबसे पहले पढ़ा था. Let us see what are implied condition. फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल. फर्स्ट इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल. मतलब हमने इसमें क्या समझा था कि जो मेरा नहीं है वो मैं क्या बेच सकता हूं? नहीं. सो इफ द सेलर इज नॉट द ओनर ऑफ द गुड्स, डज द सेलर हैव अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स? नो. विल ही बी एबल टू पास ऑन अ वैलिड टाइटल टू द सब्सिक्वेंट बायर? नो. मतलब क्या कि अगर आपका राइट नहीं है, आपका अगर ओनरशिप राइट नहीं है, तो आप वो राइट किसी और को भी दे सकते नहीं हो. एक मैक्सिम हमने इसमें पढ़ा था, बताओ कौन सा मैक्सिम पढ़ा था हमने? नेमो डैट नॉन हैबिट, राइट. व्हाट यू डोंट हैव यू कैन नॉट गिव. अभी आएंगे उस पे, ठीक है. सो इम्प्लाइड कंडीशन क्या है? सबसे पहले द सेलर शुड हैव द राइट टू सेल. क्या? द सेलर शुड हैव राइट टू sell. If the title of the seller himself is defective, the seller cannot pass on a valid title to the buyer. तो अगर इसमें क्या एग्जांपल लिया था कि मैंने किसी और की बाइक ध्रुव को बेच दी. अभी जब उस आदमी को पता चलेगा जिसकी बाइक है, ध्रुव को क्या करना पड़ेगा? बाइक रिटर्न करनी पड़ेगी ट्रू ओनर को, और मेरे से फिर वो जो प्राइस उसने पे किया है उसका रिफंड क्लेम करेगा. Are you absolutely clear about this? Second, sale by description. Sale by description मतलब क्या? कि मैंने बोला कि मेरे को एक रिमोट कंट्रोल चाहिए जिसमें इतने बटन्स, इतने फंक्शंस होने चाहिए. क्या हो गया वो? सेल बाय डिस्क्रिप्शन. जो फाइनल प्रोडक्ट मेरे को मिलेगा वो क्या उस डिस्क्रिप्शन का होना चाहिए? Yes. So the goods when are sold by description, the goods should correspond to those description. मतलब बोला केक चाहिए 4 लेयर्ड, रेड कलर की चाहिए, मिकी माउस उसके ऊपर होना चाहिए. What is this? Sale by description. The final outcome, the final good should also be as per description. तो क्या क्या याद रखना है? In case of sale by description, the good should correspond to the description. Then sale by sample. सेल बाय सैंपल. एक जन आया मेरे को कैलकुलेटर का मॉडल दिखाया कि देखिए ये कैलकुलेटर हम मैन्युफैक्चर करते हैं. मैंने बोला ठीक है 100 कैलकुलेटर मेरे को बना के दो. तो कैसे कैलकुलेटर की डिलीवरी मिलनी चाहिए मेरे को? एग्जैक्टली एज पर दी सैंपल. सो व्हेन देयर इज अ सेल बाय अ सैंपल, द बल्क शुड कॉरस्पॉन्ड टू दी सैंपल. और डब्बे में भर के दे दिया, मेरे को बोला नहीं नहीं देखने की कोई जरूरत नहीं है, चलेगा क्या? नहीं. The buyer should get a reasonable opportunity of inspecting the goods, of comparing the sample to the bulk, or comparing the bulk to the sample. Are you clear about it? तो देखो क्या देखा? When the sale is by description, the goods should correspond to the description. When the sale is by sample, the bulk should correspond to the sample. अभी इसमें नेक्स्ट सिचुएशन, द सेल इज बाय सैंपल एज वेल एज डिस्क्रिप्शन. वो दिया था ना मैंने कैलकुलेटर, उसने दिखाया, मैंने बोला मेरे को 2 और एडिशनल की चाहिए जो ये काम करना चाहिए. तो क्या है? सेल बाय सैंपल प्लस डिस्क्रिप्शन. देन द गुड शुड कॉरस्पॉन्ड टू बोथ द सैंपल एज वेल एज द डिस्क्रिप्शन. मतलब ये सब हम क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि अगर ये कंडीशन फुलफिल नहीं होती है तो बायर के पास राइट है कि वो कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है और डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है. देन क्वालिटी एंड फिटनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन दिस, राइट? इसके ऊपर क्वेश्चन आने की बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है. इज देयर एन इम्प्लाइड कंडीशन ऑफ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस? यस और नो? No, there is no implied condition as to quality and fitness for a particular purpose. Exception, when the buyer has made known his purpose for buying the goods and relies upon the skills and judgment of the seller
who specifically deals in these goods, then in that case the good should meet that specific purpose. Otherwise the buyer has a right to return the goods and claim damages. कौन सा एग्जाम्पल दिया था? वीडियो रिकॉर्डर. मैं गया, मैंने अपने मर्जी से एक वीडियो रिकॉर्डर चूज किया, वो मेरा स्पेसिफिकेशन मीट नहीं किया, क्या मैं रिटर्न कर सकता हूं? नो, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू यूजेज ऑफ फिटनेस फॉर अ पर्टिकुलर पर्पस. बट मैं गया स्टोर में, मैंने बोला मेरे को ऐसा वीडियो रिकॉर्डर दो जो 14 आवर्स अ डे रिकॉर्ड करे कंटिन्यूसली. वो स्टोर ऐसा था जो लोग स्पेशलाइज्ड वीडियो रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट्स में डील करते थे. वो लोग यूजुअली वो लोग कैमरा और वीडियो रिकॉर्डर्स बेचते थे. अभी इसने मेरे को एक पर्टिकुलर मॉडल दिया, अभी इसने मेरा स्पेसिफिकेशन मीट नहीं किया. What will happen? Will I be able to return these goods? Yes. So when the buyer relies upon the skills and judgment of the seller and he has made known his purpose of use to the seller, then there is an implied condition as to quality and fitness for that particular purpose. Absolutely clear about this? Then condition as to wholesomeness. कितनी conditions है total implied? 6. कितनी implied condition है? 6. लास्ट कौन सी है? कंडीशन एज टू होलसमनेस. मतलब अगर ईटेबल्स और प्रोविजंस का क्लीवेज हो रहा है तो वो एडिबल हेल्दी कंडीशन में होना चाहिए. सो लेट अस अगेन समराइज द कंडीशंस. क्या है? कंडीशन एज टू टाइटल, सेल बाय डिस्क्रिप्शन, सेल बाय सैंपल एंड डिस्क्रिप्शन. कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस, मोस्ट इंपॉर्टेंट, देयर इज नो इम्प्लाइड कंडीशन एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस फॉर अ particular purpose. And then 6, condition as to wholesomeness. Absolutely clear. अभी हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? implied warranties. मतलब कि अग्री नहीं हुआ है फिर भी ये वारंटीज implied है. इसका ब्रीच होगा तो क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड कर देंगे क्या? नहीं. क्या होगा? the buyer can claim damages, right? First implied condition, warranty as to undisturbed possession or warranty as to quiet पोजेशन. मतलब जो आपने गुड्स बेचा है उस पे किसी और पार्टी का इंटरेस्ट, किसी और पार्टी का राइट होना नहीं चाहिए. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सेकेंड इंप्लाइड कंडीशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एन एनकम्बरेंस. सो दोनों रिलेटेड है. फर्स्ट केस में हमने क्या एग्जांपल दिया था? इंप्लाई वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब पोजेशन में कुछ गुड्स है या एक पर्टिकुलर प्रॉपर्टी के एग्जांपल से हमने समझा था कि हमने वो खरीदा है बट उस गुड्स के ऊपर गवर्नमेंट का कुछ ड्यूज बाकी है, तो गवर्नमेंट बोल रहा है कि ये ड्यूज का पेमेंट करो वरना ये गुड्स को हम सीज कर देंगे, राइट? तब क्या होगा? ड्यूज पे करने का किसका रिस्पॉन्सिबिलिटी है? सेलर का, बिकॉज वो गुड्स किसके थे? सेलर के. अगर वो पे नहीं करता है तो हमें पे करना पड़ेगा और उसके बाद हम उससे डैमेजेस क्लेम करेंगे. सेकेंड सिचुएशन, वारंटी एज टू नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ एनकम्बरेंस. मैंने एक गाड़ी खरीदी बट सेलर ने उस गाड़ी को ऑलरेडी HDFC बैंक के साथ प्लेज किया हुआ था फॉर अ लोन विच ही हैड टेकन. मतलब उस गाड़ी पे किसका स्पेशल इंटरेस्ट था? लेंडर का, HDFC का स्पेशल इंटरेस्ट था. तो उसको क्या करना पड़ेगा? सेलर को, द सेलर विल हैव टू पे ऑफ द लोन सो दैट आई गेट एन अनएनकम्बर्ड राइट टू द car. Are you clear about it? The first implied warranty, warranty as to undisturbed possession. Second implied warranty, warranty as to non-existence of an encumbrance. Then third, disclosure of dangerous nature of goods. हमने क्या एग्जाम्पल दिया था? फायर क्रैकर्स के ऊपर या कुछ केमिकल आइटम्स, बहुत सारे आइटम्स होते हैं जहां पे लिखा होता है कि भाई कि store it in such a such condition or maybe in such a such temperature, keep it away from let's say kids etc. तो अगर ये आपने बताया नहीं आपके गुड्स का डेंजरस नेचर, तभी भी आपको कॉम्पनसेशन देना पड़ेगा. देन वारंटी एज टू क्वालिटी एंड फिटनेस बाय यूजेज ऑफ ट्रेड. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप रेफ्रिजरेटर खरीदते हो तो क्या इंप्लाइड है? कि वो पानी को ठंडा करेगा, फ्रीजर में बर्फ जमेगा. ये तो कोई स्पेशल पर्पस नहीं है ना, तो ये पर्टिकुलर पर्पस मीट होना चाहिए. तो कितनी इंप्लाइड वारंटीज हम लोगों ने पढ़ी अभी तक? 4. कौन कौन सी? वारंटी एज टू अनडिस्टर्ब्ड पोजेशन, वारंटी एज टू अनएनकम्बर्ड, वारंटी एज टू नॉन existence of an encumbrance, disclosure of dangerous nature of goods, and warranty as to quality and fitness by usage of trade. Please remember this word, by usage of trade. Then we understood a very very important law. कौन सा? caveat emptor. caveat emptor किसको फेवर करता है?
सेलर को। अभी तक हम लोग सेलर की बैंड बजा रहे थे, अभी ये लॉ किसको प्रोटेक्ट करेगा? सेलर को। अभी किसको प्रोटेक्ट करेगा? सेलर को। सेलर क्या बोलता है? लेट द बायर बीवेयर। अगर बायर बहुत स्मार्ट है, वो अपने आप चॉइस करता है ऑफ द गुड्स इन द ओपन मार्केट, देन विल द सेलर बी रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर? नो। आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो केवी टेम्पटर क्या बोलता है? लेट द बायर beware. When the goods are sold in open market, it is the buyer who is responsible for proper selection of the goods. अगर बायर प्रॉपर सिलेक्शन नहीं करता है तो सेलर रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा। कौन सा एग्जाम्पल फिट होगा? कैमरा वाला। मैं गया कैमरा स्टोर में, मैंने अपने रिसर्च के द्वारा बहुत गूगल सर्च किया था, बहुत कुछ किया था, उसके बाद मैंने बोला यही वाला मेरे को मॉडल दो। उस सेल्समैन ने पूछा सर क्या पर्पस है? मैं बोला ज्यादा बात मत करो, पैक करके दे दो। ठीक है, डन। अभी दिस कैमरा डज नॉट मीट माई पर्पस, कैन आई टेक इट बैक टू द सेलर एंड टेल हिम? तब वो बोलेगा ना ज्यादा बात मत करो, पैक करके ले जाओ, राइट? सो इन दैट केस आई विल नॉट बी एबल टू रिटर्न दी गुड्स। बट अगर मैं सेलर को बोलता हूँ इस पर्पस के लिए चाहिए, आप स्पेशलिस्ट हो, आपके ऊपर मैं रिलाई कर रहा हूँ, कोई अच्छा प्रोडक्ट हो, तब मैं रिटर्न कर सकता था। यस। तो केवी टेम्पटर क्या बोलता है? दैट सेलर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर द बैड चॉइस ऑफ द बायर, लेट द बायर बिवेयर। पर इसके कुछ एक्सेप्शंस है, अभी एक्सेप्शंस के बारे में बात करेंगे। सो व्हेन आई से कुछ एक्सेप्शंस है, उसका मतलब क्या? व्हेन आई से केवी टेम्पटर के एक्सेप्शंस है, उसका मतलब क्या? मतलब द रूल ऑफ केवी टेम्पटर इज नॉट एप्लीकेबल। उसका मतलब क्या? that the buyer can make a claim on the seller, that the buyer can make a claim on the seller. Are you clear about this? Then exceptions पढ़ते हैं। सबसे पहला exception, सबसे important, when the buyer makes the purpose known to the seller and relies upon the skills and judgment of the seller, and the seller ordinarily deals in such goods, and the seller ordinarily deals in such good. ये already discuss कर चुके थे। Second case में क्या? In case goods are purchased under its patent name। अभी बहुत बहुत important है, समझो। इसका हमने एक एग्जाम्पल लिया था ना, कौन सा? कॉटन क्लीनिंग मशीन। बायर ने क्या बोला? सेंड मी योर पेटेंटेड कॉटन क्लीनिंग मशीन। सो ही वाज रेफरिंग टू अ ब्रांड। क्या बायर ने अपना पर्पस बताया था? नहीं। तो सेलर ने वो कॉटन क्लीनिंग मशीन पेटेंटेड भेज दी। अभी वो जो क्लीनिंग मशीन थी वो एज पर स्पेसिफिकेशन या जिस तरह से बायर को चाहिए था उस तरह से कॉटन क्लीन नहीं कर रही थी। कैन द बायर होल्ड द सेलर रिस्पॉन्सिबल? नो। व्हाई? बिकॉज ही परचेज्ड a branded, a patented cotton cleaning machine. Then the buyer will not be able to have a claim against the seller. But most important point, अगर buyer ने बोला होता कि I want to clean cotton, send me a machine which would clean cotton, तब seller ने भेजी ये machine. Now the machine is not meeting the specification. Will the buyer be able to return this machine to the seller? Yes. मतलब ऊपर से related है. If you make your purpose known and rely upon the skill and judgment of the seller, then you will have a claim against the seller, right? Third situation, when goods are sold as per description, तब क्या होगा? The goods should correspond to the description. अभी सारी implied condition आ जा रही है इसके अंदर। देखो ये जो exceptions है ना, are closely related to the implied condition. जो first 2 points देखे वो भी तो implied condition से ही निकला था ना। क्या बोलता था? There is no implied condition as to quality and fitness for a particular purpose. But if you have made known your purpose and relied upon the skills and judgment of the seller, then you can establish a claim against the seller. So third point, when the goods are sold by description, the goods should correspond to the description. When the goods are bought by description, they should be of a merchantable quality. मतलब बोल दिया ऐसा, but अगर quality खराब है वैसा होना नहीं चाहिए. Then when the goods are sold by sample, the bulk should correspond to the sample. When the goods are sold by sample and description both, they should correspond to both. There can be an implied warranty by usage or custom of trade. ये तो implied warranty के अंदर हमने देखा था कि there is an implied warranty for quality and fitness by the usage of trade. 8th point क्या है कि जब seller झूठ बोल के
मतलब मिसरिप्रेजेंटेशन करके या फ्रॉड करके कुछ गुड्स बेचता है बायर को, द लॉ ऑफ केवियर टेम्पटर विल नॉट apply, right? So where the seller sells the good by misrepresentation or fraud and the buyer relies on that misrepresentation and fraud, or the seller actively tries to conceal some defect in the goods, then still the law of caveat emptor will not apply. The buyer can have a claim against the seller. Absolutely clear about this, right? Then we pass on or we move on to unit 3. Unit 3 का नाम क्या है? Passing of प्रॉपर्टी. यूनिट 3 का नाम क्या है? पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी. तो अगर पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी की बात करें, प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप राइट. प्रॉपर्टी का मतलब क्या? ओनरशिप राइट. तो यहां पे हमें क्या सीखना है कि हु हैज द ओनरशिप राइट, बिकॉज हमें एक इंपॉर्टेंट लॉ पता है क्या? रिस्क फॉलोज ओनरशिप. जिसका रिस्क है उसका ओनर, जिसका ओनरशिप है रादर उसका रिस्क है, राइट? सो पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी मतलब पासिंग ऑफ द ओनरशिप राइट. हु बेयर्स द रिस्क? द ओनर. हु बेयर्स द रिस्क? द ओनर. So the seller can be the owner initially and then the buyer will become the owner. तो जब हमें डिसाइड क्या करना है, किस पॉइंट पे ये ओनरशिप राइट ट्रांसफर हुआ है from the seller to the buyer. Are you clear about it? So the risk of the goods is in the buyer even though the goods are in the possession of the seller if the seller is holding those goods on behalf of the buyer. तो देखो कुछ situations. Who bears the risk? Initially the seller, because the seller is the owner of the goods. After the goods are sold, समझ लो goods बेच दिए, ये ध्रुव को ही बेचे थे ना, फिर वो सिंगापुर चला गया था घूमने के लिए, right? So I contracted with Dhruv, I sold him these goods. उन्होंने बोला कि मैं अभी तो सिंगापुर जा रहा हूँ, 7 दिन तक आप रखो. मैंने अपने यहाँ ये goods रखे, एक फ्लड या सुनामी आया और सारे goods डिस्ट्रॉय हो गए. Who will bear the loss? The buyer. Who will bear the loss? The buyer. Although the goods are in the possession of the seller, but who was the owner of the goods? The buyer was the owner of the goods. तो risk किसका? Buyer का. Loss किसका? Buyer का. Are you clear about it? So risk of the goods is that of the buyer, even though the goods are in the possession of the seller. If the seller is holding those goods on behalf of the buyer, अगर property pass हो चुकी है तो इससे हमें क्या पता चलता है? Risk follows ownership. मतलब क्या? Whoever is the owner bears the risk. Whoever is the owner bears the risk. Right? So अभी देखो हम लोग क्या देखेंगे कि अलग अलग सिचुएशन में रिस्क कब पास होता है, राइट? अलग अलग सिचुएशन में रिस्क कब पास होता है. सो फर्स्ट सिचुएशन, passing of property of specific or ascertained goods. क्या? Passing of property of specific or ascertained goods. मतलब कैसे goods? Which have been identified and agreed upon. ऐसे goods की property कब pass होती है, right? So property passes when the party to the contract intends to pass it, right? मतलब कि what point the property is passing depends upon the intention of the contracting party, which can be inferred. कहाँ से पता चलेगा? From the terms and condition of the contract, from the conduct of the parties, or from the circumstance of each particular case. अभी इसके अंदर specific situations देखेंगे हम. Unless a different intention appear, मतलब अभी हम लोग क्या discuss कर रहे हैं? We are discussing the general rules कि property किस तरह से pass होगी. First, specific goods in deliverable state. First क्या? Specific goods in deliverable state. So in an unconditional contract of sale, the property will pass as soon as the contract is made. Please याद रखना ये word. अगर specific goods है in deliverable state, specific goods in deliverable state, when the property will pass? As soon as the contract is made. Then specific goods to be put in deliverable state, as soon as the goods are put in the deliverable state. So specific goods in deliverable state as soon as the contract is made. Specific goods to be put in deliverable state as soon as they are put into the deliverable state. मतलब जो चीज करना बाकी है वो चीज आप कर लो, goods will come into the deliverable state. क्या एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे लिया था? ट्री वाला कॉन्ट्रैक्ट क्या था? स्टैंडिंग ट्रीज बायर देख के गया, उसने बोला 4 फीट के लॉग्स में कन्वर्ट करना है. When will the property pass?
when the trees are cut into the 4 feet logs, and then another important thing, notice of the same has to be given to the buyer. काट के खाली रख दिया साइड, डिलीवरी हो जाएगा क्या? नहीं, क्या करना पड़ेगा? नोटिस देना पड़ेगा. Are you clear about it? So you do whatever is required to be done and give the notice of the same to the buyer, right? Then passing of property of uncertain goods. पहला केस कौन सा देखा? passing of property of specific और ascertain goods. उसके अंदर कितने सिचुएशन देखे? specific goods in deliverable state as soon as the contract is made, specific goods to be put into deliverable state as soon as they are put into deliverable state by doing something which is required to be done and giving the notice of the same to the buyer. Now we'll talk about passing of property of unascertain goods. Unascertain goods कौन से होते हैं? Which have been agreed by description. Unascertain goods कौन से होते हैं? Which have been agreed by description. किस तरह से इसकी प्रॉपर्टी पास होगी? When the goods are ascertained or when the goods are apportioned to the contract. Are you clear about it? दो तरीके से. Unascertained है तो उसको ascertain करो या उसको appropriate करो या उसको apportion करो to the contract, right? So यहाँ पे हम लोगों ने 2 एग्जाम्पल लिए थे कि वी ऑर्डर्ड 500 स्ट्राइप शर्ट. डिजाइन बोल दिया कि स्ट्राइप होना चाहिए. शर्ट की स्पेसिफिक डिजाइन कलर अग्री नहीं हुआ है अभी. किस नेचर के गुड्स है? अनएसर्टेन गुड्स. इसके बाद हम लोग क्या करते हैं? मैंने बोला कि भाई मैं आपके वेयरहाउस में आता हूं, मैं अपनी डिजाइन पसंद करके ले लेता हूं. व्हाट विल दिस एक्ट बी नोन एज? ascertainment. When you specifically agree upon the design or the product or the goods after the contract has been made, उसको क्या बोलेंगे? We call this as ascertainment. Then second situation हमने कौन सा बोला? When the goods are unconditionally apportioned onto the contract. ये apportionment किस तरह से हो सकता है? By mutual consent, either by the seller or by the buyer. The seller can apportion the goods with the consent of the buyer. The buyer can ascertain goods with the consent of the seller. और most important क्या है? ये unconditional होना चाहिए. एक बार apportionment हो गया फिर seller उसको अपने पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकता है. तो जब 500 शर्ट्स का हमने थ्रू डिस्क्रिप्शन कॉन्ट्रैक्ट बनाया था तब ये कौन से गुड्स थे? अनअसर्टेन. मैं खुद जाता हूं वेयरहाउस में, मैं डिजाइन सिलेक्ट कर लेता हूं. व्हाट एम आई डूइंग? असर्टेनिंग द गुड्स. सेकेंड सिचुएशन में हमने क्या देखा था? सेलर मेरे को फोन करता है कि भाई आपको 500 स्ट्राइप शर्ट्स की डिजाइन चाहिए, अगर आप मेरे को परमिशन दो तो मैं आपके बिहाफ में ये डिजाइन सिलेक्ट करके आपका माल अलग रखवा देता हूं. तब इस एक्ट को क्या बोलेंगे हम? तब बोलेंगे कि द गुड्स आर गेटिंग अपोर्शन टू द कॉन्ट्रैक्ट, राइट? सो इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या याद रखेंगे? हाउ विल द प्रॉपर्टी ऑफ अनअसर्टेन गुड्स पास? व्हेन द गुड्स आर अनकंडीशनली असर्टेन or apportion to the contract, right? Then delivery to a carrier. Interesting situation. इसमें 2 चीज याद रखनी थी. Right to disposal has been reserved, right to disposal has not been reserved. Situation सुनो. The seller delivers the goods to a common carrier. मतलब या तो ट्रक वाले को दिया या तो शिप को दिया या तो रेलवेज को दिया. बिल ऑफ लेडिंग या रेलवे रिसीट या लॉरी रिसीट, मतलब एनी डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल इज मेड इन द नेम ऑफ द सेलर हिमसेल्फ. क्या बोलेंगे इसको? वेयर द राइट टू डिस्पोजल हैज बीन रिजर्व. विल द प्रॉपर्टी इन द गुड्स पास? नो. अभी सेलर ने क्या किया? गुड्स कॉमन कैरियर को दिए और बिल ऑफ लीडिंग या लॉरी रिसीट या फ्रेट रिसीट बनाया उसने इन द नेम ऑफ द बायर. व्हाट हैज हैपेंड? The delivery has been made. So you can make a delivery to a common carrier by reserving your right to disposal. Matlab the document of title is in the name of the seller or the agent of the seller. Or you may not reserve your right of disposal. In that situation what will happen? In that situation what will happen? The property will pass on to the buyer, from the seller to the buyer, right? Then when seller does not reserve his right to disposal, property will pass as soon as the delivery has been made to the common carrier.
फिर हम लोगों ने समझा था अपोर्शनमेंट क्या होता है. सबसे पहला वर्ड क्या, अपोर्शनमेंट कैसा होना चाहिए, बाय mutual consent. Who can do the apportionment? It can be done either by the buyer or by the seller with the mutual consent of the other party with the intention of using the goods to the contract, right? इसके essential elements याद रखना. क्या क्या essential element है? The quality and description should be as per the contract. The goods should be in the deliverable state, and most important, the goods should be unconditionally apportioned. Conditional apportionment will not lead to transfer of property. Conditional apportionment will not lead to transfer of property. Apportionment कैसा होना चाहिए, unconditional. Then goods sent on approval basis में क्या होगा, when will the property pass on from the seller to the buyer? Three situations: when the buyer communicates his approval. Second, when the buyer does some act adopting the transaction, मतलब उस गुड्स को उसने प्लेज कर दिया या उस गुड्स पे लोगो कर दिया कि उस गुड्स को रीपैक कर दिया किसी और तरीके से. थर्ड सिचुएशन, when the specified period is over and the buyer does not communicate his rejection to the seller. Are you clear? Then transfer of property in case the right of disposal is reserved. Transfer of property in case right to disposal has been reserved. इसको क्या बोलते हैं हम लोग, conditional apportionment. If the right to disposal has been reserved, इसको क्या बोलेंगे, conditional apportionment. Are you clear about this? Then we come to the next part, which is passing of risk. We've come to the next part, which is passing of रिस्क. अभी क्या करा था हमने, पासिंग ऑफ प्रॉपर्टी के ओनरशिप राइट कब पास होगा, और वहां पे एक इंपॉर्टेंट चीज समझी थी कि रिस्क फॉलोज ओनरशिप. तो व्हेन विल द रिस्क पास, व्हेन द ओनरशिप विल पास. व्हेन विल द रिस्क पास, व्हेन द प्रॉपर्टी विल बी transferred, right? So until the property is transferred, the goods are at the seller's risk. Once the property has been transferred, the goods are at the buyer's risk, irrespective of the fact कि goods का possession किसके पास है. अगर goods seller के भी possession में है, on behalf of the buyer, risk किसका है, risk is that of the buyer. फिर हम लोगों ने कुछ situations देखा था कि अगर goods का delivery में delay होता है, right? Let's say exception to the rule of risk follows ownership. इसमें क्या देखा था, when delivery of the goods has been delayed, when delivery of the goods has been delayed either by the buyer or by the seller, the goods are at the risk of the party at default. The risk of the goods are that of the party at default. Simple example से समझते हैं. Let's say I sold certain goods to Dhruv. ध्रुव ने बोला कि अभी ये गुड्स आप अपने पास ही अपने वेयरहाउस में रखो, मैं डिलीवरी समझ लो 10 दिन के बाद लूंगा. तो यहाँ पे हम लोगों ने ऐसा कॉन्ट्रैक्ट किया कि अच्छा, लेट्स कम टू द फर्स्ट सिचुएशन. फर्स्ट सिचुएशन, आई सोल्ड सर्टेन गुड्स टू ध्रुव, राइट? ही मेड मी द पेमेंट. अभी गुड्स मेरे ही पोजेशन में. ध्रुव बोलता है मैं अभी डिलीवरी नहीं लूंगा, मैं बाद में डिलीवरी लूंगा. अभी गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. हु विल बेयर द लॉस? ध्रुव. द बायर विल बेयर द लॉस. I made a contract with Dhruv कि I will deliver the goods after 7 days. ध्रुव ने बोला ठीक है 7 दिन के बाद मैं पेमेंट कर दूंगा. 7 दिन के पहले ही goods destroy हो जाते हैं. Who will bear the loss? The seller will bear the loss. Are you clear about it? Third situation, I entered in the into a contract with Dhruv. I will sell certain goods to Dhruv. मैंने बोला डिलीवरी 15 दिन के बाद. So it's an agreement to sell. डिलीवरी कब ट्रांसफर होगा, प्रॉपर्टी कब ट्रांसफर होगा? आफ्टर 15 days. 15th डे को मैंने ध्रुव को बोला यार आप डिलीवरी ले लो. ध्रुव ने बोला अभी नहीं लेंगे, अभी और टाइम लगेगा. फिर मैंने बोला ले लो, नहीं लूंगा, टाइम लगेगा. गुड्स किसके पास है? मेरे पोजीशन में. गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाता है. हु विल बेयर द लॉस? द बायर विल बेयर द लॉस. अनदर सिचुएशन, आफ्टर 15 days ध्रुव केम टू मी कि सर आप डिलीवरी दे दीजिए गुड्स का मेरे को. मैंने बोला अभी टाइम नहीं है, 5 दिन के बाद आना. उसके बाद गुड्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं. हु विल बेयर द लॉस? The seller, right? तो जिसका डिफॉल्ट उसको लॉस बेयर करना पड़ेगा. Got it? Then the seller or the buyer remains the bailee of the goods for the other party, even if the goods have been transferred or the property has been transferred. Another example, I sold certain goods to Dhruv.
ही टोल्ड मी आप मेरे बिहाफ में ये गुड्स अपने वेयर हाउस में रखो, मैं बाद में डिलीवरी लूंगा। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? ध्रुव। पोजेशन किसका है? सेलर, मेरा। ये गुड्स नेचुरली डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, हु विल बेयर द लॉस? द बायर, ध्रुव विल बेयर द लॉस। ये गुड्स मेरे गलती के कारण डिस्ट्रॉय होते हैं। हु इज द ओनर ऑफ द गुड्स? ध्रुव। डिस्ट्रॉय कैसे हुए? बिकॉज ऑफ माई फॉल्ट। हु विल बेयर द लॉस? द सेलर विल बेयर द लॉस। आई क्लियर अबाउट इट? सो और इसका और एक एग्जांपल किया था, अगर गुड्स सेल ऑन अप्रूवल में भेजे, वो बटर वाला एग्जांपल याद है? आई डिलीवर्ड सर्टेन क्वांटिटी ऑफ बटर, बायर ने क्या किया? उसको फ्रिज में नहीं डाला, बाहर ही रख दिया, सारा मेल्ट हो गया। प्रॉपर्टी किसका था? वो मेरा, सेलर का, बट था किसके पोजीशन में? बायर। खराब कैसे हुआ? बिकॉज ऑफ नेग्लिजेंस ऑफ द बायर। हु विल बेयर द लॉस? बायर। तो देखो अभी 3 रूल निकले यहां पे। क्या? द ओनर विल बेयर द लॉस, the seller or the buyer, whoever is the owner, will bear the risk, will bear the loss. Second situation, अगर डिलीवरी डिले हुआ तो जिस पार्टी के वजह से डिले हुआ उसके रिस्क पे गुड्स है, लॉस होगा तो उसका होगा। थर्ड सिचुएशन, जिसके नेग्लिजेंस के वजह से गुड्स डिस्ट्रॉय होंगे वो पार्टी को लॉस बेयर करना पड़ेगा, भले ओनरशिप राइट किसी के भी पास हो। आर यू क्लियर अबाउट इट? देन ट्रांसफर ऑफ टाइटल। ट्रांसफर ऑफ टाइटल मतलब क्या? ट्रांसफर ऑफ ओनरशिप राइट। इसके बारे में हम इन ब्रीफ बात कर चुके हैं ऑलरेडी, राइट? सो हु कैन ट्रांसफर द टाइटल? द ओनर। अगर सेलर का खुद का टाइटल डिफेक्टिव है तो सेलर क्या ये ओनरशिप ट्रांसफर कर सकेगा? नहीं। देन द सेलर विल नॉट बी एबल टू ट्रांसफर द ओनरशिप टू द बायर, राइट? सो हु कैन ट्रांसफर द टाइटल? द ओनर। अगर सेलर का खुद का टाइटल डिफेक्टिव है, will he be able to pass on a better title than what he himself has? No. Then the subsequent buyer will not become a valid owner of those goods. क्या याद रखना है हमें? Nemo dat quod non habeat, मतलब no one can give what he has not got. जो आपका है नहीं वो आप किसी को दे नहीं सकते हो। Please remember this. Clear? Then हम लोगों ने इसके बाद क्या देखा था? हम लोगों ने इसके बाद कुछ एक्सेप्शंस देखे थे। एक्सेप्शंस मतलब इवन अ नॉन ओनर। एक्सेप्शन का मतलब क्या? इवन अ नॉन ओनर कैन ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल, मतलब गुड्स का ओनरशिप राइट नहीं है फिर भी वैलिड टाइटल पास ऑन कर सकते हैं। फर्स्ट सिचुएशन हमने इसमें क्या देखा था? फर्स्ट सिचुएशन इज सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट। So mercantile agent कौन होता है? Who has the authority of the seller to sell his goods. तो अगर एजेंट आपको गुड्स बेचता है, will the agent be able to pass on a valid title? Yes, because he has the authority of the principal who is the seller of the goods. इसमें 3 situations हम लोगों ने देखी, 3 पॉइंट प्रेजेंट होने चाहिए। A mercantile agent can transfer a valid title if he has the possession of the goods or possession of the document of title of the goods with the approval of the seller or with the approval of the owner. The sale is in the ordinary course and the buyer acted in good faith. बहुत important. The buyer acted in good faith and has no notice of the fact that the seller does not have the authority to sell. Please remember the example मैंने जो दिया था, समझ लो ध्रुव is the owner of the goods and Yash has been operating as his agent from a long while और मैं यश के थ्रू ही ये गुड्स खरीदता हूं। कॉन्ट्रैक्ट किसके बीच में बनता है? मेरे और ध्रुव के बीच में। किसके हेल्प के थ्रू बनता है? एजेंट हु इज यश। आर यू क्लियर अबाउट दिस? अभी मैं रेगुलरली यश से ये गुड्स खरीदता हूं, विल आई गेट अ वैलिड टाइटल even if Dhruv is the owner of the goods? Yes, because Yash is acting as a mercantile agent. अभी एक बात समझो, ध्रुव ने यश को बुला के अब से मेरे बिहाफ में माल मत बेचना, ठीक है? फिर भी यश मेरे पास आके माल बेचता है, will I get a valid title to the goods? Yes. Will I get the goods? Yes. क्यों yes? Because ordinarily मैं यश के साथ डील करता हूं, ट्रांसफर होता है टाइटल। अभी अगर ध्रुव ने यश को बोल दिया माल मत बेचना, मेरे को सपना आएगा क्या उसने ऐसा बोला है? नहीं। I am dealing in ordinary course of business, then I should get a valid title to the goods. But अगर ध्रुव ने मेरे को बोल दिया कि यश को मैंने अभी अथॉरिटी नहीं दी है मेरा माल बेचने की, he is no more my agent, उसके बाद भी मैं यश से कॉन्ट्रैक्ट कर लेता हूं to buy the goods belonging to ध्रुव,
Will I get a valid title? No. मतलब अगर authority नहीं ऐसा knowledge, authority नहीं है ऐसा knowledge buyer को है तो title transfer नहीं होगा. Authority नहीं है ऐसा knowledge buyer को नहीं है and he has been ordinarily dealing with that title transfer होगा. Absolutely clear about this? Then सेल बाय अ जॉइंट ओनर, क्या याद रखना है, हमने क्या एग्जांपल लिया था, ए बी और सी ने मिलकर एक गाड़ी खरीदी, सी के पोजेशन में थी ये गाड़ी विद द अप्रूवल ऑफ ए एंड बी. उस सिचुएशन में क्या होगा, सी कैन ट्रांसफर अ वैलिड टाइटल टू द पर्सन हु वांट्स टू बाय दिस car. So what we need to remember, if a joint owner has possession with the permission of other joint owners, he can transfer a valid title to a buyer. Then sale by a person under a voidable contract. Sale by a person under a voidable contract. क्या एग्जाम्पल लिया था, स्वेनी के प्रिंसिपल ने उसका आईफोन ले लिया by undue influence. अभी स्वेनी ने ये कॉन्ट्रैक्ट अवॉइड नहीं किया था, उसके पहले प्रिंसिपल ने ये फोन किसी और को बेच दिया. Will the buyer get a valid title? Yes. If a sale under a voidable, if a subsequent sale under a voidable contract is made before the contract is avoided, the buyer will get a valid title. Second situation, स्वेनी ने प्रिंसिपल पे ऑलरेडी केस कर दिया, बोल दिया मैं आपको फोन देना नहीं चाहती हूँ, आपके पैसे वापस लो, मेरे को अपना फोन वापस दो. ये होने के बाद अगर प्रिंसिपल किसी और को ये फोन बेचता है, विल द बायर गेट अ वैलिड टाइटल? नो. एब्सोल्युटली क्लियर. देन फोर्थ पॉइंट, ये क्या कर रहे हैं हम लोग, व्हाट टॉपिक आर वी डीलिंग विद राइट नाउ? सेल बाय अ नॉन ओनर. क्या डील कर रहे हैं, सेल बाय अ नॉन ओनर, मतलब जो ओनर नहीं है वो भी वैलिड टाइटल पास ऑन कर सकता है. क्या क्या एक्सेप्शंस अभी तक हम लोगों ने देखे हैं, सेल बाय अ मर्केंटाइल एजेंट. सेकंड हम लोगों ने क्या देखा, सेल बाय अ जॉइंट ओनर. थर्ड हमने क्या देखा यहाँ पे, सेल अंडर अ वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट. क्या क्या देखा अभी तक, मर्केंटाइल एजेंट कैन पास ऑन अ वैलिड टाइटल, a co-owner or a joint owner can pass on a valid title, sale under a voidable contract. Fourth situation, sale by one who has already sold the goods. Sale by one who has already sold the goods will be able to pass on a valid title to a buyer who acted in good faith and had no knowledge of the previous sale. मतलब मैंने क्या किया, एक पर्टिकुलर गुड्स ध्रुव को भेजा 5 लाख रुपए में, ध्रुव ने बोला आप अपने पोजेशन में रखो, मैं एक आध दिन में डिलीवरी लेता हूँ. तभी तक मेरे को यश मिल गया, बोला यार ये गुड्स 8 लाख रुपए में खरीदेगा क्या, उसने बोला हाँ 8 लाख में खरीदूंगा. बोला चल फटाफट पैसे दे, गुड्स लेकर जा अभी के अभी. विल यश गेट अ वैलिड टाइटल टू दिस गुड्स? यस. बट अगर यश को पता होता कि मैं ये ऑलरेडी ध्रुव को बेच चुका हूं माल, फिर भी वो मेरे से 8 लाख में खरीदता है, देन विल ही गेट अ वैलिड टाइटल? नो. एब्सोल्युटली क्लियर. देन sale by a person obtaining possession before the property in the goods vested in him. क्या एग्जाम्पल था यहाँ पे, goods sold on sale और approval. क्या हुआ, मैंने ध्रुव को कुछ माल बेचा ऑन अप्रूवल, मतलब ध्रुव लेना नहीं चाहता था, बोला आप रखो ना 10 पीस रखो, बिके तो मेरे को देना पैसे. तो ध्रुव ने क्या किया, ये 10 पीस में से 5 पीस यश को बेच दिए. विल यश गेट अ वैलिड टाइटल टू दीज गुड्स? यस. Right, although Dhruv is not the owner, but moment he sells these goods to Yash, he is doing an act adopting the transaction, he'll automatically become the owner and he'll be able to pass on a valid title. Then effect of estoppel. Effect of estoppel, इसमें क्या example हम लोगों ने लिया था, estoppel मतलब क्या, when you agree when somebody represents you and you don't say anything, right, when you agree to get represented by someone else. क्या एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था, याद रखना, ये आर की बाइक थी और उसका फ्रेंड उसके पीछे बाइक में बैठा था, वहां पे ए आया, तो ये फ्रेंड ने, बाइक किसकी है, उसके फ्रेंड ने ए को बोला कि ये बाइक आप खरीदोगे क्या 60,000 में. ए ने बोला हाँ खरीद लेता हूं, पैसे ले लो कोई प्रॉब्लम नहीं है. तो क्या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन गया? यस. विल एफ द फ्रेंड पास अ वैलिड टाइटल टू ए द बायर? यस. क्यों? बिकॉज आर को तब बोलना चाहिए था ये गाड़ी मेरी है, ये बाइक मेरी है, मैं उसको अथॉरिटी नहीं देता हूं बेचने की.
बट आज सामने खड़े खड़े हंस रहा था, ये लोग ट्रांजैक्शन कर रहे थे. विल ए गेट अ वैलिड टाइटल टू द बाइक? यस. आर यू क्लियर अबाउट दिस? सो इफेक्ट ऑफ एस्टोपल मतलब जब ट्रू ओनर कुछ बोलता नहीं है, उसके साथ जो दूसरा आदमी होता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, then the buyer will get a valid title to the goods. Sale under provision of other act. तो इसमें हमने क्या देखा था कि अगर कोई आदमी इंसॉल्वेंट हो जाता है, राइट, इफ अ गाय गेट्स इंसॉल्वेंट, इफ अ पर्सन गेट्स इंसॉल्वेंट, उसकी प्रॉपर्टी किसके पास चली जाएगी? एन ऑफिशियल लिक्विडेटर और एन असाइनी. ये ऑफिशियल लिक्विडेटर और असाइनी की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि या इन गुड्स को बेचेगा और जो लायबिलिटीज है उसको पे ऑफ करेगा, राइट. तो जब एक ऑफिशियल रिसीवर या असाइनी किसी और के गुड्स को बेचता है, द बायर विल गेट अ वैलिड टाइटल टू द गुड्स. सेल बाय फाइंडर ऑफ द गुड्स, इसमें देखो और एडिशनल पॉइंट भी मैंने आपको बताए थे. क्या क्या बोला था मैंने कि अगर आपको किसी और के गुड्स मिलते हैं और आप अगर उस गुड्स को उठा लेते हो, तब क्या बन जाता है? अ क्वासी कॉन्ट्रैक्ट बिटवीन द फाइंडर ऑफ द गुड्स एंड द ट्रू ओनर ऑफ द गुड्स. किस तरह का रिलेशनशिप आता है? बेलमेंट का. द फाइंडर बिकम्स द बेली एंड द ट्रू ओनर बिकम्स द बेलर. क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? टू टेक एज मच केयर ऑफ द गुड्स एज ही वुड टेक ऑफ हिज गुड्स हैड इट बीन ऑफ अ सिमिलर क्वालिटी और value. Do not use the goods for his own purpose and make reasonable efforts to locate the true owner. Right? अभी हम लोग क्या देख रहे हैं? Sale by a finder of good. मतलब a finder of lost goods can pass on a valid title to a buyer under certain circumstances. क्या क्या circumstances हमने देखे थे? Even after reasonable efforts, अगर true owner नहीं मिलता है तब ये फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स उन गुड्स को बेच सकता है. गुड्स अगर पेरिशेबल नेचर के हैं तभी भी फाइंडर इन गुड्स को बेच सकता है. इफ द लॉफुल चार्जेस ऑफ द फाइंडर बिकम्स 2/3 ऑफ द वैल्यू ऑफ द गुड्स, तभी भी ये गुड्स को बेच सकता है. और एक सिचुएशन थी, अगर फाइंडर कुछ एक्सपेंडिचर इनकर करता है इन प्रिजर्विंग द गुड्स एंड फाइंडिंग द ट्रू ओनर, और ट्रू ओनर मिलने के बाद बोलता है कि मैं ये एक्सपेंस का रीइंबर्समेंट नहीं दूंगा, तभी भी फाइंडर ये गुड्स को बेच के अपने पैसे रिकवर कर सकता है. तो सेल बाय अ फाइंडर ऑफ लॉस्ट गुड्स कैन अंडर certain circumstances pass on a valid title, right? Then sale by a pawnee can convey a good title to the buyer. ये एग्जांपल समझ लो, वापस समझ में आ जाएगा. ए ने एक लोन लिया, किससे लोन लिया? HDFC बैंक से, और ये बैंक के अगेंस्ट सिक्योरिटी क्या दी? उसके गोडाउन में कुछ गुड्स पड़े हुए थे, वो सिक्योरिटी एज सिक्योरिटी HDFC बैंक को दिया. अभी ए को क्या बोलेंगे? पॉनर. HDFC बैंक क्या बनेगा? पॉनी. इस पूरे ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? प्लेज. इस पूरे ट्रांजैक्शन को क्या बोलेंगे? प्लेज. प्लेज में दो पार्टी होती है, पॉनर एंड पॉनी. पॉनर कौन होगा? जिसने लोन लिया है. पोनी कौन होगा? जिसने लोन दिया है और उसको कुछ गुड्स की सिक्योरिटी मिली है. अगर ए डिफॉल्ट करता है इन रीपेमेंट ऑफ लोन, अगर ए डिफॉल्ट करता है इन रीपेमेंट ऑफ लोन, व्हाट विल हैपन? इफ ए मेक्स अ डिफॉल्ट इन रीपेमेंट ऑफ लोन, HDFC बैंक ये गुड्स को बेचेगा और अपने पैसे रिकवर करेगा. Are you clear about it? Will is HDFC bank the owner of the goods? No. General property किसके पास है? A के पास. Special property HDFC के पास. Can HDFC bank sell these goods to a buyer? Yes. In case of a default, HDFC bank can sell these goods and the buyer will get a valid title to these goods. Absolutely clear? Then we get to नो व्हाट इज डिलीवरी. डिलीवरी का मतलब क्या? ऑलरेडी समझ के रखा है. डिलीवरी का मतलब वॉलंटरी ट्रांसफर ऑफ पोजेशन ऑफ गुड्स. कितने टाइप की डिलीवरी हम लोगों ने? फिजिकल और एक्चुअल डिलीवरी, कंस्ट्रक्टिव डिलीवरी, सिंबॉलिक डिलीवरी. अभी देखो, हाउ इज डिलीवरी डन? बाय डूइंग एनीथिंग बाय विच वी पुट द गुड्स इन द पोजेशन ऑफ द बायर, राइट? सो रूल्स रिलेटिंग टू डिलीवरी. इफेक्ट ऑफ पार्ट डिलीवरी क्या समझा था? अ पार्ट डिलीवरी इन द कोर्स ऑफ डिलीवरी ऑफ ए होल विल बी ट्रीटेड एज डिलीवरी ऑफ होल ऑफ द गुड्स, बट अ डिलीवरी ऑफ पार्ट ऑफ द गुड्स segregating it from whole of the goods will not be deemed as delivery of the whole of the goods. समझ में आया ना? If a part delivery has been made in course of delivery of the entire lot of goods, it will be deemed that delivery of the entire lot of goods has been
made. But if a part delivery has been made segregating it from the other goods, then it will not be treated as delivery of the entire lot of goods. Then buyer has to apply for delivery. किसकी responsibility है delivery मांगने की? The buyer has to apply for delivery. What is the place of delivery? ये क्या पढ़ रहे हैं? General rules के contract है, क्या बोलता है in relation to these items? These can be changed by a contract, right? What is the place of delivery in the contract of sale? Where the goods are at the time the contract of sale has been made. मतलब वो saffron वाला example किया था ना हमने Indian contract में, जहाँ पे I was, or let's say a buyer was there and a supplier was there. Both were there in Calcutta. The buyer wanted to buy saffron in a particular valley in Kashmir. So ये इस case में, what will be the place of delivery? That particular place in Kashmir. So in case of a contract of sale, the place where the goods are when the contract is entered into. In case of an agreement of sale, तब क्या होगा? The place at which these goods will be acquired or manufactured will be the place of delivery, right? If the goods are to be manufactured, the place where the goods will be manufactured. Then time of delivery act क्या बोलता है? Reasonable time, and the reasonable time will depend upon the facts and circumstances of the case. Goods in the possession of third party, दो situation, constructive delivery and symbolic delivery. Third party मतलब warehouse के पास है, warehouse owner बोल देता है हाँ अब हम buyer के behalf में goods hold कर रहे हैं, किस टाइप का delivery हो गया? Constructive. शिप में एज अ कार्गो गुड्स आ रहा है, डॉक्यूमेंट टाइटल ट्रांसफर कर दिया, क्या हो गया? सिंबॉलिक डिलीवरी. टाइम ऑफ डिलीवरी, सो डिमांड और टेंडर ऑफ डिलीवरी इज इनएफेक्चुअल अनलेस इट इज डिमांडेड एट रीजनेबल आवर. सो डिलीवरी टाइम क्या होना चाहिए? इट शुड बी विद इन रीजनेबल आवर. एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी कौन बेयर करेगा? सेलर. व्हाट इज द नॉर्मल रूल? हु विल बेयर द एक्सपेंसेस ऑफ डिलीवरी? The seller will have to bear the expenses of delivery. अभी ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन देखी थी, याद है? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी, राइट? डिलीवरी ऑफ रॉन्ग क्वांटिटी मतलब 100 क्वांटिटी डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ. आई एम सपोज टू डिलीवर 100 टीवीज, मैंने 80 टीवीज डिलीवर किया, मतलब डिलीवरी ऑफ लेस क्वांटिटी. उस सिचुएशन में क्या हो सकता है? बायर में रिजेक्ट द एंटायर थिंग or accept 80 TVs and pay at the contract rate. Second situation क्या? 100 का contract था, मैंने 120 deliver किया. क्या क्या situation हो सकता है? 100 रखे 20 return कर दे and pay at the contract rate. 120 पूरा का पूरा रख ले and pay at the contract rate. या तो पूरा का पूरा माल भी return reject कर सकते हैं. Are you clear about it? But एक देखा था कि मिक्सिंग, देन विद द नेक्स्ट पॉइंट वाज गुड्स मिक्स्ड विद अदर डिस्क्रिप्शन. मतलब सोनी के 50 टीवी और सैमसंग के 50 टीवी सेम डिस्क्रिप्शन के मिक्स करके आपको भेजे. आपने क्या खरीदना चाहा था? सोनी के 100 टीवी, राइट? तो उसको क्या बोलेंगे? गुड्स मिक्स्ड विद अदर डिस्क्रिप्शन. उसमें भी आप क्या कर सकते हो? 50 रखो, बाकी रिटर्न कर दो. सारे रखना चाहते हो तो सारे भी रख सकते हो. बट एक एक्सेप्शन हमने देखा था, मिक्सिंग ऑफ गुड्स ऑफ इंफीरियर क्वालिटी विल नॉट बी ट्रीटेड एज मिक्सिंग ऑफ गुड्स ऑफ डिफरेंट डिस्क्रिप्शन. डिफरेंट डिस्क्रिप्शन में क्वालिटी सेम होना चाहिए, ब्रांड, मेक या वैसा कोई डिफरेंस हो सकता है. अगर आप इंफीरियर क्वालिटी के गुड्स मिक्स करते हो तो उसको ऐसा नहीं माना जाएगा दैट यू आर मिक्सिंग अ गुड्स ऑफ अदर डिस्क्रिप्शन. क्लियर अबाउट दिस? देन installment delivery. Is the buyer bound to take delivery in installment? No. General rule क्या बोलता है? Buyer is not bound to accept goods on installment. He may reject the entire goods if the delivery is made in installment. अगर seller carrier को delivery दे देता है, if the seller makes a delivery to the transporter, what will it deem? It will be deemed to be delivered to the customer. It will be deemed as delivery. Deterioration during transit. Who will bear deterioration during transit? The buyer will have to bear deterioration during transit. When goods are to be traveled to a distant place, who will bear the loss if it happens during the delivery or in transit? The buyer will have to bear the loss. Buyer's right to examine the goods, मतलब अगर buyer ने order दिया है तो delivery लेने से पहले उसके पास right है कि वो goods को examine कर सकता है. ठीक है? We come to the next unit, which is the last and the fourth unit,
अनपेड सेलर। अनपेड सेलर मतलब क्या? जो सेलर, ऐसा सेलर जिसको उसके खुद के पैसे मिले नहीं है, द ड्यूज ऑफ द सेलर हैज नॉट बीन पेड। सो देखो अनपेड सेलर हम कब बोलेंगे? जब उसको पैसे मिलने थे बट उसको पैसे मिले नहीं। तो मैंने एक एग्जांपल दिया था ना, मैंने क्या बोला था? मैंने 50,000 के गुड्स अमृत को बेचे, अमृत ने मेरे को, और क्रेडिट टर्म था 2 महीना। कब बेचे गुड्स मैंने आज बेचे ये गुड्स। क्रेडिट टर्म कितना? 2 महीना। ये गुड्स की डिलीवरी मैंने इसको कर दी। कैन आई बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर? नो। व्हाई? बिकॉज द क्रेडिट पीरियड इज नॉट ओवर। मैंने कैश में ये गुड्स बेचे अमृत को, अभी तक अमृत ने मेरे को पेमेंट नहीं दिया। कैन आई बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर? यस, बिकॉज इट्स अ कैश सेल, देयर इज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। मैंने 50,000 के गुड्स बेचे, कैश सेल था, अमृत ने 20,000 रुपए दिए। कैन आई बी कॉल्ड एज एन अनपेड सेलर? यस। अमृत ने 49,000 दे दिए 50 में से, स्टिल कैन आई बी कॉल्ड एज अनपेड सेलर? यस। तो देखो क्या हमने सीखा इसमें कि अनपेड सेलर कब होगा? व्हेन होल ऑफ द प्राइस हैज नॉट बीन पेड, द सेलर एंड द सेलर हैज एन इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन। और ये इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन कब बनेगा? क्रेडिट सेल है तो वंस द क्रेडिट पीरियड इज ओवर, कैश सेल है तो इमीडिएटली इमीडिएट राइट ऑफ एक्शन आ जाता है। आर यू क्लियर अबाउट दिस? देन सेकेंड सिचुएशन क्या? और एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट, अगर पार्ट पेमेंट हुआ है राइट, तभी भी अनपेड सेलर माना जाएगा। जब तक पूरा पेमेंट नहीं कर देंगे तब तक अनपेड सेलर माना जाएगा। सेकेंड सिचुएशन क्या देखा था? जब कोई निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट ड्रॉ हुआ है और वो निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट डिसऑनर हो जाता है, तभी भी डिसऑनर होने से उस सेलर को क्या माना जाएगा? अनपेड सेलर, राइट? Then we'll understand what are the rights of the unpaid seller. Very very important portion. What are the rights of an unpaid seller? दो टाइप के राइट होते हैं, राइट अगेंस्ट द गुड्स एंड राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली। इस राइट अगेंस्ट द बायर पर्सनली को क्या बोलते हैं? राइट्स इन पर्सोनम। इस राइट को क्या बोलते हैं? राइट्स इन पर्सोनम। तो राइट्स अगेंस्ट द गुड्स में क्या होता है? देखो दो देखेंगे, whether the property in the goods has passed or whether the property in the goods has not passed. प्रॉपर्टी इन द गुड्स इफ दे हैव पास, तब कितने राइट है? 3। प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ है तो कितने राइट है? 4। प्रॉपर्टी पास हो गया है तो 3, प्रॉपर्टी पास नहीं हुआ है तो 4। 3 तो कॉमन है, एक एडिशनल राइट है। व्हेन द प्रॉपर्टी हैज पास, राइट ऑफ लियन, right of stoppage in transit, right to resale. If the property has not passed, withhold delivery, right of lien, right of stoppage in transit and right to resale. Are you clear about it? Against the buyer क्या क्या right है? Suit for price, suit for damages, suit for interest. अभी पहले देखते हैं right against goods. राइट ऑफ लीन में क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज याद रखनी है? राइट ऑफ लीन इज अ राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। तो अगर द सेलर इज पार्टेड ऑफ विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स, कैन ही एक्सरसाइज द राइट ऑफ लीन? नो। टिल द टाइम द गुड्स आर इन द पोजेशन ऑफ द सेलर, तभी तक ये राइट एक्सरसाइज हो सकता है। राइट टू रिटेन पोजेशन ऑफ द गुड्स कैन बी एक्सरसाइज टिल द टाइम द सेलर हैज नॉट पार्टेड अवे विद द पोजेशन ऑफ द goods. Till when the right of possession can be exercised? Till the payment of the goods has been received. तो इसमें देखो क्या क्या कंडीशन है, हमने देखा था ना 3 इंपॉर्टेंट कंडीशन होनी चाहिए राइट ऑफ लियन के लिए। क्या? goods are sold without any stipulation as to credit or the stipulation of, or मतलब it is a cash sale. Second, the goods are sold as to stipulation of credit, मतलब कि credit sale है but the credit term has expired and the buyer has become insolvent. किसी भी सिचुएशन में और है क्या? कैश सेल है, पैसा नहीं मिला है, क्रेडिट सेल है, क्रेडिट टर्म ओवर हो गया फिर भी पैसा नहीं मिला, बायर इंसॉल्वेंट हो गया, तो भी हम लोग राइट ऑफ लियन एक्सरसाइज कर सकते हैं। राइट ऑफ लियन क्या है? राइट टू रिटेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स। कब तक एक्सरसाइज कर सकते हैं? ओनली टिल द टाइम द सेलर इज नॉट पार्टेड अवे विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स। When will the unpaid seller lose his right of lien? When the goods are delivered to a common carrier or a bailey for transmission without reserving the right of disposal. ध्यान से सुनना ये एग्जाम्पल। I am the seller. मैंने ट्रांसपोर्ट कंपनी को ये गुड्स दे दिए, बोला बिल ऑफ लेट्स से लॉरी रिसीट, डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल बायर के नाम पे बनाना। Now can I exercise my right of lien?
No, because I have given the goods, I have parted away with the goods, and जो document of title है वो किसके नाम पे बना है? It is in the name of the buyer. So right of lien end हो गया because we have parted off with the possession of the goods. इसी का second example, मैंने goods transporter को deliver किए, बोला lorry receipt आप मेरे नाम पे बनाना, seller के नाम पे बनाना. Can I exercise the right of lien? Yes or no? ध्यान से सुनो वापस, मैंने गुड्स डिलीवर किए ट्रांसपोर्टर को, लॉरी रिसीट मेरे नाम पे है, मैं कौन हूं? सेलर. कैन आई हैव अ राइट ऑफ लियन? यस. सो इफ द डिलीवरी हैज बीन मेड टू अ कॉमन कैरियर reserving the right of disposal, right of lien is present. Not reserving the right of disposal, not present, right? So delivery to a carrier without reserving the right, what will happen? The right of lien is lost. With reserving the right of disposal, we can still exercise the right of lien, right? और किस सिचुएशन में एंड होता? whether buyer or his agent lawfully gets the possession of the goods, seller has waived off, or by estoppel. ये conditions चारों याद रखना. The goods have been delivered to the common carrier. Second, whether buyer or his agent has lawfully got the possession of the goods, the seller has waived his right, and by estoppel. इन सारे सिचुएशन में right of lien is lost. Then right of stoppage in transit. अभी देखो क्या हो रहा है. राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट हम कब करेंगे? मेरी बात सुनो ध्यान से, एकदम ध्यान से सुनना. टेल मी द करेक्ट आंसर. आई एम द सेलर, आई डिलीवर्ड द गुड्स टू द ट्रांसपोर्टर. मैंने उसको बोला लॉरी रिसीट मेरे नाम पे बनाना, सेलर के नाम पे बनाना. कौन सा राइट एक्सरसाइज करेंगे? राइट ऑफ लियन के राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? राइट ऑफ लियन के राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट? राइट ऑफ लियन. क्यों? क्योंकि लॉरी रिसीट सेलर के नाम पे है, अभी पोजेशन गया नहीं है. सेकेंड सिचुएशन, आई एम द सेलर, मैंने ट्रांसपोर्टर को गुड्स दिए, बोला कि लॉरी रिसीट बायर के नाम पे बनाना. हैव आई लॉस्ट द पोजेशन? यस. कैन आई एक्सरसाइज राइट ऑफ लियन? नो. अभी कौन सा राइट आएगा? राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट. बहुत इंपॉर्टेंट सिचुएशन. किस सिचुएशन में राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट एक्सरसाइज हो सकता है? ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट. अगर मैंने पोजेशन कैरियर को दे दिया, बिल जो लॉरी रिसीट है वो बायर के नाम में बनी, बायर सॉल्वेंट है, कैन आई स्टॉप दीज गुड्स इन ट्रांजिट नाउ? नो. कब स्टॉप कर सकते हैं? ओनली व्हेन द बायर इज इंसॉल्वेंट. बायर सॉल्वेंट है तब हम ये राइट एक्सरसाइज नहीं कर सकते, भले ही वो हमें पैसा नहीं दे रहा है, क्योंकि हमने जो बिल ऑफ जो हमने डॉक्यूमेंट ऑफ टाइटल है वो बायर के नाम पे बना दिया है. सो राइट ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट क्या याद रखेंगे? इट इज टू रीगेन द पोजेशन ऑफ द गुड्स, बिकॉज वी हैव पार्टेड ऑफ विद द पोजेशन ऑफ द गुड्स. नाउ वी वांट टू regain the possession of the goods when the seller has passed off with the possession of the goods. चार कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए और चारों की चारों कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए. फर्स्ट कंडीशन क्या? the seller is unpaid. second, the seller has parted off with the possession of the goods. मतलब the delivery has been made to the common carrier and the bill of lading is in the name of the buyer. the goods are in transit. मतलब अगर बायर ने पोजेशन ले लिया तब तो ट्रांजिट में कहां से रोकेंगे? द गुड्स आर इन ट्रांजिट. फोर्थ, द बायर इज इंसॉल्वेंट. मोस्ट इंपॉर्टेंट, द बायर हैज टू बी इंसॉल्वेंट, तभी हम लोग स्टॉपेज इन ट्रांजिट अप्लाई कर सकते हैं. सो व्हाट आर द मेजर डिफरेंसेस? और ये ट्रांजिट कब स्टार्ट होगा? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड टू द कैरियर. एंड कब होगा? व्हेन द पोजेशन इज टेकन. इस टाइम पीरियड के बीच में हम लोग गुड्स का पोजेशन या गुड्स का डिलीवरी रोक सकते हैं. डिफरेंस बिटवीन राइट ऑफ लीन एंड राइट ऑफ स्टॉपेज. लीन मींस रिटेन द पोजेशन, स्टॉपेज मतलब रीगेन द पोजेशन. लीन कब तक अवेलेबल है? जब तक पोजेशन है तब तक. स्टॉपेज इन ट्रांजिट कब अवेलेबल है? जब हम लोगों का पोजेशन चला गया है तब. यहाँ पे लीन बायर में और मे नॉट बी इंसॉल्वेंट, बट इन केस ऑफ स्टॉपेज इन ट्रांजिट द बायर हैज टू बी इंसॉल्वेंट, अदरवाइज ये राइट एक्सरसाइज नहीं हो सकता है.
देन रीसेल, देखो रीसेल में हम क्या करेंगे, गुड्स को दो कैटेगरी में डिवाइड करेंगे, पेरिशेबल, नॉन पेरिशेबल। पेरिशेबल गुड्स का हम रीसेल तुरंत कर सकते हैं, सेलर बायर को बताने की भी जरूरत नहीं है, तुम पैसा नहीं दोगे मेरा माल खराब हो जाएगा, मैं रुकूंगा नहीं, मैं तुरंत किसी और को बेच दूंगा। सो व्हेन गुड्स आर पेरिशेबल, सेलर हैज नो नीड टू इन्फॉर्म हिज इंटेंशन टू रीसेल, वो सेल कर सकता है। बट इन केस ऑफ अदर गुड्स, सेलर को क्या करना पड़ेगा, नोटिस देना पड़ेगा बायर को कि बायर तुम इतने दिन के अंदर मेरे को पैसे दे दो, वरना मैं ये गुड्स किसी और को रीसेल कर दूंगा। आर यू क्लियर अबाउट दिस? देन राइट ऑफ अनपेड सेलर अगेंस्ट द बायर, मतलब दीज आर पर्सनल राइट अगेंस्ट द बायर। अच्छा एक बात बताओ, अनपेड सेलर के पास क्या राइट है, गुड्स के अगेंस्ट और बायर के अगेंस्ट। तो ये ऑप्शनल राइट है, मतलब या तो गुड्स के अगेंस्ट करो या तो बायर के अगेंस्ट करो, ऐसा है क्या? दोनों साथ में कर सकते हैं, राइट। सो बोथ द राइट्स आर अवेलेबल साइमल्टेनियसली, हैज राइट अगेंस्ट द गुड्स as well as right against the buyer simultaneously. तो right of unpaid seller against the buyer, right against the buyer personally, इसको क्या बोलते हैं? Seller's remedy। याद रखना, rights in personam, very very important for MCQ, right? पहला right क्या है? right to suit for price, मतलब माल का जो दाम है वो रिकवर करने के लिए वो केस कर सकता है बायर के ऊपर, right? When the property in the goods is not, so when the property in the goods is passed and the buyer does not pay, seller can sue the buyer for the price. When the property in the goods is not passed, what will happen? The price is payable on a certain day irrespective of the delivery, seller can sue the buyer for the price although the property है, मतलब दोनों ही केस में he can sue for the price. Property pass हुआ हो कि नहीं हुआ हो, the seller has a right to file a case against the buyer and sue him for the price of the goods. Then suit for damages for non-acceptance of goods. Buyer wrongfully neglects or refuses to accept the goods and pay for it. मतलब अभी हम बायर को गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, बायर बोल रहे हैं डिलीवरी नहीं लेंगे नहीं लेंगे, डिले कर रहे हैं, तब हम क्या कर सकते हैं? द सेलर कैन स्यू द बायर फॉर नॉन एक्सेप्टेंस। उसके पास क्या राइट है? अभी देखो मैंने तो ध्रुव के साथ कॉन्ट्रैक्ट किया था कि 10,000 रुपए में एक टीवी बेचूंगा, बहुत मुश्किल से मिलता है ध्रुव जैसा आदमी जिसको 10,000 में बेचते। अभी ये बोल रहा है मैं नहीं लूंगा, अब मार्केट में समझ लो ये टीवी मेरे को 6,000 में बेचना पड़ा, मेरे को तो नुकसान हो गया, तब मैं क्या करूंगा? 4,000 का जो प्राइस डिफरेंस है वो ध्रुव से क्लेम करूंगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? अभी ये टीवी ध्रुव ने मेरे को 5,000 टीवी का ऑर्डर दिया था, ये टीवी मेरे घर में तो फिट नहीं होंगे ना, मेरे को वेयरहाउस कुछ भाड़े पे लेना पड़ेगा। अब जब तक मैं दूसरा परचेजर खोजूं, वेयरहाउस का रेंट लगेगा क्या? हाँ, तो ये रेंट भी मैं ध्रुव से क्लेम करूंगा। तो क्या क्या क्लेम होगा? प्राइस डिफरेंस भी क्लेम होगा, केयर एंड कस्टडी चार्जेस भी क्लेम होगा। आर यू क्लियर अबाउट इट? वी विल क्लेम बोथ द प्राइस डिफरेंस एज वेल एज केयर एंड कस्टडी चार्जेस। देन रेपुटेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट बिफोर द ड्यू डेट। तो देखो इसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच। तो अगर बायर ने बोल दिया कि वो डिलीवरी नहीं लेगा बिफोर द डिलीवरी डेट, देन द सेलर हैज टू राइट्स। क्या कर सकते हैं? आइदर ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट इमीडिएटली और ही कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द ड्यू डेट ऑफ परफॉर्मेंस। ये इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में जो हम लोगों ने करा था उसी के हिसाब से है। सूट फॉर इंटरेस्ट, इन केस देयर इज स्पेसिफिक अग्रीमेंट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, तभी इंटरेस्ट चार्ज कर सकता है। विदाउट स्पेसिफिक इंटरेस्ट, सॉरी विदाउट स्पेसिफिक अग्रीमेंट इंटरेस्ट चार्ज नहीं हो सकते। तो क्या नहीं हो सकता है? हो सकता है। अगर इंटरेस्ट चार्ज करना है तो स्पेसिफिकली बाद में भी अगर सेलर बायर को बोलेगा भाई देखो और 10 दिन देता हूं, इसके अंदर पेमेंट नहीं किया तो उस दिन से आपका इंटरेस्ट चालू हो जाएगा। तो ये क्या बोलता है? इन केस देयर इज स्पेसिफिक अग्रीमेंट फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, द सेलर में रिकवर इंटरेस्ट। स्टार्ट कब होगा? जिस दिन ड्यू डेट खत्म होगा। कब तक इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे? टिल द डेट द रीपेमेंट इज मेड। अगर कोई स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है फॉर चार्जिंग इंटरेस्ट, तब कब से चालू होगा? जब से सेलर बोलेगा कि भाई इस दिन से मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज करूंगा। कब तक चार्ज होगा? टिल द टाइम द पेमेंट हैज बीन मेड। सो अगर स्पेसिफिक अग्रीमेंट इंटरेस्ट का है तब जैसे ही ड्यू डेट खत्म होगा तब से। अगर स्पेसिफिक अग्रीमेंट नहीं है तो सेलर को बायर को बोलना पड़ेगा अब से मैं इंटरेस्ट चार्ज करने वाला हूं। राइट, देन नाउ वी टॉक अबाउट रेमेडीज ऑफ बायर। अभी तक हम लोग क्या देख रहे थे? सेलर्स की रेमेडी देख रहे थे। अभी हम लोग देखेंगे रेमेडीज ऑफ द बायर।
सो बायर के पास क्या रेमेडी है? देखो बायर को कब दुख होगा? जब सेलर उसको गुड्स की डिलीवरी नहीं देगा तब। मतलब बायर ने बोला मैं खरीदूंगा, सेलर बोल रहा है मैं नहीं बेचूंगा आप तुमको, राइट? सो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। अभी समझो यही एग्जांपल, मैंने कॉन्ट्रैक्ट किया था ध्रुव के साथ कि मैं इसको 10,000 रुपए में टीवी बेचूंगा। अब मैंने ड्यू डेट पे बोल दिया नहीं भाई मैं तुमको नहीं दूंगा। अब इसको मार्केट से किसी और से खरीदना पड़ेगा 12,000 रुपए में, तब ये क्या करेगा? 2,000 का कॉम्पनसेशन मेरे पे क्लेम करेगा, राइट? सो डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी, सेलर लॉन्गफुली नेग्लेक्ट्स टू मेक द डिलीवरी, बायर कैन क्लेम डैमेजेस फॉर नॉन डिलीवरी। किस चीज का होगा? बेसिकली दिस विल बी फॉर प्राइस डिफरेंस। देन सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस, इसके 3 पॉइंट याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या? सूट फॉर स्पेसिफिक परफॉर्मेंस मतलब इस केस में जो बायर है वो बोल रहे जज साहब डैमेजेस से मेरा काम नहीं होगा, आप सेलर को बोलो कि मेरे को गुड्स डिलीवर करे। किस सिचुएशन में? गुड्स आर असर्टेन्ड और स्पेसिफिक। कैसे गुड्स होने चाहिए? असर्टेन्ड और स्पेसिफिक, मतलब अग्रीड अपॉन, आइडेंटिफाइड एंड agreed upon. Second, damages are insufficient, the goods are unique और costly. इस केस के अंदर specific performance भी कोर्ट ऑर्डर कर सकता है। अगर गुड्स यूनिक नहीं है तब जज साहब बोलेंगे तुमको क्या प्रॉब्लम है, उसकी जान छोड़ो किसी और से खरीद लो, उससे कुछ कॉम्पनसेशन ले लो, राइट? देन सूट फॉर ब्रीच ऑफ वारंटी। सो देखो ब्रीच ऑफ वारंटी मतलब क्या? 2 सिचुएशन हो सकती है कि एक तो एक्चुअल ब्रीच ऑफ वारंटी है, दूसरा यू हैव ट्रीटेड अ ब्रीच ऑफ कंडीशन एज अ ब्रीच ऑफ वारंटी। दोनों ही सिचुएशन में आप क्या कर सकते हो? कंपनसेशन क्लेम कर सकते हो। किस चीज का? ब्रीच ऑफ वारंटी इन डिमिनिशन। डिमिनिशन मतलब क्या? कम करो, और इन एक्सटेंशन मतलब वेव करो ऑफ द प्राइस, एंड sue for damages for breach of warranty. So basically you can claim damages when there is a breach of warranty. मतलब मेरे को बोला 4 लेयर्ड केक बना के देंगे और उसने बना के दिया 3 लेयर्ड केक और पैसा पूरा मांग रहे, क्या देंगे क्या पूरा पैसा? नहीं। सूट फॉर डैमेजेस फॉर रेपुटेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाय द सेलर बिफोर द ड्यू डेट, इसको क्या बोलते हैं? एंटिसिपेटरी ब्रीच। इसका डिटेल्ड एग्जांपल हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में किया था। द बायर कैन कैंसिल द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द डेट ऑफ ब्रीच और ही कैन कीप इट सबसिस्टिंग एंड ही कैन कैंसिल ऑन द डेट ऑफ परफॉर्मेंस. In both cases the quantum of damages may be significantly different. सूट फॉर इंटरेस्ट, अगर बायर ने कोई एडवांस देके रखा है सेलर को, अगर बायर ने कोई एडवांस देके रखा है सेलर को, तब बायर सेलर से उस एडवांस के ऊपर इंटरेस्ट भी क्लेम कर सकता है अगर वो कॉन्ट्रैक्ट का ब्रीच करता है तो. नाउ अनदर इंटरेस्टिंग सेशन, किस चीज का? ऑक्शन सेल. ऑक्शन सेल में क्या होता है? ऑक्शन सेल में एक ऑक्शनर होता है. ये ऑक्शनर कौन होता है? He is the agent of the principal. Who is the agent of the principal? मतलब agent of the seller, right? So auction sale में क्या होता है? bids बोली जाती है. People come into the auction, वो लोग बोली लगाते हैं, bids करते हैं और highest bidder को property pass on होती है. जो कॉन्ट्रैक्ट ऑक्शन सेल पे बनता है उसको किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. कैसा कॉन्ट्रैक्ट होगा? टैसिट कॉन्ट्रैक्ट. बिकॉज कब बनता है? बाय फॉल ऑफ हैमर और एनी पर्टिकुलर कस्टमरी मैनर. मैंने बोला था ना डिजिटल क्लॉक रहती है, वो बैकवर्ड काउंटडाउन करती है, जब 0 हो गया तो कॉन्ट्रैक्ट बन गया, राइट? सो ऑक्शन सेल में क्या होगा? सेल ऑफ प्रॉपर्टी बाय इनवाइटिंग बिड्स, द प्रॉपर्टी इज सोल्ड ऑन टू द हाईएस्ट बिडर. हु इज द ऑक्शनियर? हु इज द एजेंट ऑफ द सेलर, राइट? अभी देखो सेक्शन 64 डील करता है. कौन सा सेक्शन डील करता है? 64. ये क्या बोलता है? व्हेन गुड्स आर सोल्ड इन लॉट, ईच लॉट इज सब्जेक्ट टू अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट ऑफ सेल. अगर गुड्स को लॉट्स में बेच रहे हो, मतलब क्या? टीवी अलग, म्यूजिक सिस्टम अलग, स्पीकर्स अलग, वैसे करके बेच रहे हो तो ईच कॉन्ट्रैक्ट इज अ सब्जेक्ट, ईच लॉट इज अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ अ सेपरेट कॉन्ट्रैक्ट. कंप्लीशन कब होगा इस कॉन्ट्रैक्ट का? On the fall of the hammer, the contract will be made. जब तक फॉल ऑफ हैमर नहीं होता है तब तक कोई भी पार्टी अपने बिड को वापस ले सकती है. बट जैसे ही थर्ड हैमर फॉल हो गया, कॉन्ट्रैक्ट बन गया, फिर अगर आप नहीं लेना चाहते हो तो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर आप आ जाओगे. देन राइट टू बिड में बी रिजर्व. देखो ये बहुत इंटरेस्टिंग सिचुएशन है. क्या हमने देखा
कि समझ लो मैं अपना कोई गुड्स ऑक्शन के द्वारा बेचना चाहता हूं, तो आइडियली तो उस ऑक्शन में मेरे को पार्ट नहीं लेना चाहिए, बट क्या लॉ मेरे को प्रिवेंट करता है फ्रॉम टेकिंग पार्ट इन एन ऑक्शन वेयर आई एम सेलिंग माय ओन गुड्स? नो, बट आई कैन टेक पार्ट इन द ऑक्शन, बट मेरे को क्या करना पड़ेगा, बाकी पार्टिसिपेंट को बताना पड़ेगा कि भाई गुड्स तो मेरे ही बिक रहे हैं, बट मैं इन गुड्स को खरीदने के लिए या मेरा एजेंट इन गुड्स को खरीदने के लिए बिडिंग कर रहा है। समझो मैं अपने गुड्स बेच रहा हूं ऑक्शन के थ्रू, मैंने बता दिया कि भाई मैं भी बिडिंग करूंगा आपके साथ में बैठ के, तब कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। सेकेंड सिचुएशन, बिड चल रही है, मेरा खुद का गुड्स बिक रहा है, मैं भी बिडर्स के बीच में बैठ के बिड किए जा रहा हूं, बट मैंने किसी को बताया नहीं है। Will it result into a valid contract? Yes or no? Will it result into a valid contract? Yes, but of a voidable nature. कैसा? Of a voidable nature. तो अगर सेलर विदाउट रिजर्विंग हिज राइट बिडिंग में पार्टिसिपेट करता है तो किस नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? वॉइडेबल। मतलब जो हाईएस्ट बिडर है वो चाहे तो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है ऑन द प्रेमाइज, वो उस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है ऑन द प्रेमाइज कि भाई सेलर पार्टिसिपेट कर रहा था बिडिंग में बट उसने बताया नहीं। एब्सोल्युटली क्लियर अबाउट दिस? सो राइट टू बिड में भी रिजर्व, मतलब सेलर एक्सप्रेसली रिजर्व हिज राइट, वो बोलता है कि मैं बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लूंगा। अगर वो बता दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर वो बताए बिना बिडिंग प्रोसेस में पार्ट लेता है तो कैसा बनेगा कॉन्ट्रैक्ट? वॉइडेबल। सेकंड क्या बोला कि भाई ऑक्शनियर को भी सेलर को अलाउ नहीं करना चाहिए बिडिंग प्रोसेस में पार्टिसिपेट करने में अगर उसने अपना राइट टू बिड नोटिफाई नहीं किया है। अगर इसका कॉन्ट्रावेंशन होगा हम इसको क्या मानेंगे? अनलॉफुल मानेंगे, राइट? इट विल रिजल्ट इनटू अनलॉफुल फ्रॉडुलेंट कॉन्ट्रैक्ट। इसको कैसा माना जाएगा? वॉइडेबल। मतलब अगर कोई फिर भी कंटिन्यू करना चाहता है तो ठीक है, बट अगर कोई अवॉइड करना चाहे तो इस टाइप के कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकता है। सो इसका ही मैंने एग्जांपल यहां पे दिया था कि इफ द सेलर इज सिटिंग बिटवीन द बिडर्स एंड इफ he said that he will bid then there is no problem, बट अगर वो चुपचाप बैठा है, इन सबको पता नहीं है, बाकी बिडर्स को पता नहीं है कि सेलर भी बिडिंग में पार्ट ले लिया या सेलर का कोई एजेंट भी बिडिंग में पार्ट लिया है, तब वो कॉन्ट्रैक्ट कैसा बनेगा? वॉइडेबल नेचर का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। आर यू क्लियर? एब्सोल्युटली राइट। सो वी आर डन विद यूनिट or the entire sales of goods act ka revision. Hope it was helpful to you people, right?